अजीत कौर जी पंजाबी की बड़ी प्रसिद्ध लेखिका हैं और जब हम ये संस्मरण पढ़ेंगे तो इन्होंने 16 व्यक्तित्व यहाँ पर लिए हैं, 16 शख्सियतें हैं जिनके बारे में इन्होंने चर्चा की है। इन 16 शख्सियतों को जब हम इनके बारे में बात करेंगे और पढ़ते हैं इन्हें, तो अजीत कौर जी की अपनी यात्रा जो है वो भी साथ के साथ चलती चली जाती है। ये 16 जो शख्सियतें हैं इनमें 15 पंजाबी हैं, पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं और इसलिए इनमें समानता भी है। समानता इसलिए है कि सूबा एक है, समानता इसलिए भी है कि ये सब पार्टीशन की विभीषिका को झेल चुके हैं, समानता इसलिए भी है कि बाद में ये सब के सब कहीं ना कहीं दिल्ली में आके इनकी जो पूरी भूमि है बाद की वो सारी दिल्ली है। समानता इसलिए भी है कि इनमें से सभी लोगों ने पार्टीशन के साथ साथ, विभाजन के साथ साथ जो 80 के दशक का पंजाब था और उसकी काली स्याह रातों को, अंधेरों को भी झेला है। पंजाब के जब हम बात करते हैं वो एक ये कहूँ कि पालना है हमारी सभ्यता का, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता कि वहीं से हम शुरुआत करते हैं, वहीं पर हमें उसके अवशेष मिलते हैं और जगह भी मिलते हैं, लेकिन ये वो एक मुख्य मोहनजोदाड़ो और सिंधु घाटी, ये हड़प्पा जो हैं ये मेन केंद्र हैं उसके। ये एक ऐसा दरवाज़ा भी है जहाँ पर तलवारें ले लेकर लोग हमारे देश में घुसते चले गए। पारसी आए, फारस से ग्रीक आए, अफ़गान आए, तुर्क आए, मुस्लिम आए, यानी एक के बाद एक लोग आते चले गए। तो अपने साथ वो अपना पहनावा लेकर आए, अपनी बोलचाल लेकर आए, अपनी संस्कृति लेकर आए, अपना खान पान लेकर आए, अपना साहित्य भी लेकर आए। और इस वजह से पंजाब में इंडो ग्रीक कल्चर भी मिलता है, वैदिक संस्कृति भी मिलती है, वहाँ की अपनी संस्कृति भी मिलती है, मुस्लिम जो संस्कृति है उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। और ये सारी चीज़ें मिलकर एक पंजाबियत को पैदा करती हैं, जिसे हम पंजाबियत कहते हैं। और शायद इतने आक्रमण हुए हैं कि ये पंजाबियत जो है, एक होता है ना जो होगा जो मस्त मौला ज़िंदगी होती है, शायद इन लोगों ने इतना झेला है कि इन्होंने दूसरे पल की चिंता नहीं की, और वो पंजाब के लोगों में हमें वो देखने को मिलता है। यहाँ पर गुरु नानक जब आते हैं, गुरु ग्रंथ साहब से पंजाब का एक नया रूप हमारे सामने आ जाता है। सूडान और पर्शिया से होते हुए सूफ़ी आते हैं, किस्से अपने साथ लेकर आते हैं, और ऐसे किस्से, यूसुफ ज़ुलेखा का किस्सा सबसे पहले आता है। और किस्सा जब यहाँ पहुँचता है तो पंजाब के लेखकों ने किस्सों की भरमार कर दी है लिख लिख के। और सोहनी महिवाल, हीर रांझा, शीरीन फरहाद, बहुत सारे किस्से, मतलब एक लंबी लिस्ट बनाई जा सकती है उसकी। तो तलवार की टंकारों के साथ प्रेम जो है वो कैसे इतने ज़ोर शोर से उपज रहा था, ये भी बड़े आश्चर्य की बात है। तो ये पंजाब ही है जिसमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे एक एक करके, क्योंकि हमें 16 लोगों को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा उनके बारे में जानना है। तो पहला जो इन्होंने, उनके शीर्षक भी बड़े अच्छे दिए हैं। तो पहला जो प्रसंग है, पहला जो चरित्र है, पहला जो संस्मरण है वो मलिकाए आलिया करके है। और मलिकाए आलिया मतलब यहाँ पर अमृता प्रीतम की बात हो रही है, जिसको उन्होंने मलिकाए आलिया कहा है। अब मैंने बताया कि इनकी अपनी यात्रा साथ में चल रही है अजीत कौर जी की, और सबसे ज़्यादा वो इसी जो मलिकाए आलिया करके जो शीर्षक से जो चैप्टर है उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अमृता प्रीतम ये लाहौर में रहा करती थी अजीत कौर, और इनके पिता जो हैं वो होम्योपैथिक डॉक्टर थे। 5 मंजिला मकान हुआ करता था, और नीचे जो नीचे का हिस्सा था जहाँ मरीज़ आते थे वहाँ बैठने को जगह नहीं होती थी, इतने प्रसिद्ध डॉक्टर हुआ करते थे। और जिन चीज़ों का इलाज एलोपैथी में उस ज़माने में नहीं हुआ करता था, इनके पिता जो है उसका भी इलाज करते थे। तो ये छोटी सी थी, और दरार में से इन्होंने एक दिन अपने दरवाजे से झांका तो एक बड़ी सुंदर सी लड़की अपने खाबिंद के साथ वहाँ पर आई हुई थी, और उनका नाम अमृता कौर था, और टीबी के मरीज़ थी वो।
जो इनके दारजी थे यानी पिताजी थे, उन्होंने बताया कि भाई टीबी की मरीज़ हो, किसी हिल स्टेशन जाओ, बच्चा बिल्कुल सोचना नहीं है जन्म देने के लिए, गोद ले सकती हो। तो इन्होंने एक बच्ची को जन्म लिया जिसका नाम कंदला था, और मरी जो पाकिस्तान में है, बड़ा प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, वहाँ पे जाके ये रहने लग गई। तो और इन्होंने दरवाजे के पीछे से झांकते हुए दरारों में से ये मनाया कि ये खूबसूरत लड़की कैसे ही ठीक हो जाए, हे भगवान, हे बाबा जी, इनको ठीक कर देना। तो यहाँ से शुरुआत होती है। साथ में इनका घर और दारजी के बारे में भी पता लगता है। अमृता प्रीतम गुजरावाला की थी और इनके पिता थे हितकारी जी, जो अपनी 11 साल की उम्र की अमृता जब थी, उस समय अमृता कौर लिखा करती थी, 11 साल की जब अमृता थी तो इनकी माता जी की मृत्यु हो जाती है और पिता जो हैं वही पालते हैं इन्हें, और बेटी की शादी के बाद ये भी लाहौर आ जाते हैं उनके साथ। हितकारी जी का घर में आना जाना था। 8 साल की अजीत को उन्होंने एक बुद्धिमानी की परीक्षा उस समय हुआ करती थी, जो कॉलेज लेवल की ग्रेजुएशन एक तरह से पंजाबी में हुआ करता था। 8.5 साल की पढ़ा के और गोदी में वहाँ पर लेके गए, इम्तिहान दिलाया, तो ये एक अच्छी बड़ी खबर बन गई कि 8.5 साल की अजीत कौर ने ये परीक्षा पास कर ली है। और उसके बाद ढूंढा गया कि उनकी एक तस्वीर खींचनी थी, तो माँ ने बक्से में से एक साटन का कपड़ा निकाला, सफ़ेद रंग का, उसका एक कुर्ता सिल दिया, फिर एक सलवार सिली गई, फिर एक अपना पुराना दुपट्टा लाके उसको डाल दिया, और ये बेचारी उसमें पूरी बोरी सी में लिपटी हुई इन्होंने एक तस्वीर खिंचाई, ऐसे जैसे कि कोई शेर के सामने शेर के सामने कोई बैठा हुआ है, इतना डरते हुए। अमृता जी के बेटा होता है। अमृता जी इनकी इतनी बड़ी हीरोइन थी कि उनको कह देती थी कि अगर इसके साथ दोस्ती रखनी है तो वो रखती थी, इसको छोड़ दो तो वो साथ छोड़ देती थी। उसके बाद पार्टीशन, विभाजन का दौर आता है, यानी बहुत बुरे हाल हो चुके होते हैं पंजाब में, तो इनके दारजी कहते हैं कि 2-2 कपड़े सब रखो और यहाँ से निकलो। तो 5 मंजिला अपनी हवेली को छोड़कर 2-2 जोड़ी कपड़े रखकर ये लोग शिमला की तरफ चल देते हैं, क्योंकि इनकी मौसी जो है वो शिमला में होती हैं। उसके बाद जालंधर, फिर दिल्ली, तो इसी बीच में इनकी शादी भी हो जाती है। और शादी के बारे में भी आप बार बार इस पुस्तक में पढ़ेंगे कि शायद बिल्कुल बहुत दुखी ये रही हैं उस शादी में, और अपने आप को खाना बदोश कहती थी ये, कि मैं खाना बदोश हूँ और अपने पति के घर में रहती हूँ। इनकी 2 पुत्रियाँ हो जाती हैं बाद में, लेकिन इस बीच में एक दिन ढूंढती ढांढती जब ये दिल्ली में आ जाती हैं, तो अमृता जी फिर से इनके यहाँ दवाई लेने के लिए दारजी को ढूंढती हुई आती हैं, और वहाँ पर ये एक बार फिर मुलाकात होती है। जब हम ये करीब 52 पेज का उन्होंने मलिका आलिया लिखा है, जब हम ये पढ़ते हैं पूरा, तो पूरा मतलब अमृता प्रीतम की जो एक छवि हमारे सामने है, उससे एक बिल्कुल अलग छवि दिखाई देती है। अमृता प्रीतम इन्हें आदेश देती हैं, तुम एक स्कूल में पढ़ाती होती हैं, कि मेरी बेटी को स्कूल में रख लो, आते जाते छोड़ जाया करो। उनका घर कहीं और होता है, अजीत कौर का, वो गोदी में उठा के कंदला को लेकर आती हैं। फिर इनके बारे में अखबार में एक बार करतार सिंह दुग्गल कुछ छाप देते हैं एक मैगज़ीन में, और उसमें एक लाइन, बहुत तारीफ़ लिखते हैं, लेकिन एक लाइन ये लिख देते हैं कि उसके दरवाजे, अमृता के दरवाजे हर किसी के लिए खुले रहते हैं। तो फिर ये कहती हैं कि तुम्हारी करतार सिंह दुग्गल से बड़ी अच्छी दोस्ती थी, इसको हटवाओ। तो जो एक छवि आती है अमृता प्रीतम की, वो एक ऐसी छवि आती है कि बहुत ही सिर्फ अपने बारे में सोचने वाली, शासन करने वाली एक महिला, एक ऐसी छवि आती है। इसी बीच में इनके घर में एक लड़का आना शुरू होता है, इंद्रजीत, जो इन्हें अम्मी कहता है। बाद में वो इमरोज़ नाम से प्रसिद्ध होते हैं, अमृता इमरोज़, और ये पूछती हैं कि तुम तो अम्मी कहा करते थे। कहते थे नहीं नहीं, सुना नहीं तुमने, मैं एमी कहा करता था। और इंद्रजीत जो इमरोज़ नाम जो है वो भी अमृता और इंद्रजीत को मिलाकर ये रखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये विवाहित थी, अपने पति को ये कहती हैं, इनका पूरा बिज़नेस जो है वो इनके पति का और उनके परिवार का पूरा बिज़नेस भी दिल्ली में आ जाता है।
अपने एक घर इनके नाम होता है, कहती हैं इसको बेच दो और मुझे हौज खास में इनको ज़मीन अलॉट होती है, वहाँ पे घर बनाना है। बोले कैसे मैं करूँगा। अच्छा, इस बीच में ये हो चुका होता है कि ये इंद्रजीत के साथ मुंबई चली जाती हैं, बॉम्बे चली जाती हैं, और वहाँ से एक दिन रोते पीटते अकेली वापस आती हैं। तो पता चलता है कि साहिर को लेके बड़ी लड़ाई हो रही थी और इंद्रजीत ने इनका बक्सा उठा के बाहर फेंक दिया जी। तो ये आती हैं, ये बलवंत गार्गी भागे भागे आते हैं कि चलो चलो अमृता, वहाँ पे अमृता आई हुई है। ये भाग के जाती हैं और वहाँ पे अमृता जैसे मुँह ज़बान ही बिल्कुल सिल जाती है और बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं, और वो कहती हैं उन्हें फिर प्रीतम सिंह जो उनके पति हैं उनके साथ ही वापस भेजा जाता है। उसके बाद ये मकान लेने की बात होती है। वो कहती है टेंट लगा के रहूँगी लेकिन अपना हौज खास में मकान बनवाऊँगी। तो एक टेंट लगा के ये वहाँ पे रहती हैं, वहाँ पे हौज खास में मकान का निर्माण होता है। उस बीच में इंद्रजीत से उनके घर जाके मुलाकातें इनकी होती रहती हैं, और इंद्रजीत के पास एक कार होती है जब वो भी बॉम्बे से आ चुके होते हैं। रेडियो स्टेशन पे अमृता सिंह प्रीतम बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्वों में से एक थी, और अगर पुराने लोग जानते होंगे कि वो बोलती थी आवाज़ की दुनिया के दोस्तों तो लोग देश पागल हो जाता था, ऐसा उनका ऑरा था। बिल्कुल बोलने का भी रेडियो पे दिखाई नहीं देता, खूबसूरत तो थी ही वो। तो साहिर से इनका एक तरफा प्यार था, और इसके लिए मैंने एक मेरे बुज़ुर्ग मित्र हैं श्री राम अर्श करके, उनको अभी पीछे मैंने फ़ोन किया चंडीगढ़ ये बोलने से पहले। तो श्री राम वो साहिर के साथ बहुत रहे हैं, उन्होंने साहिर पे किताब भी लिखी है, साहिर उनके पड़ोसी हुआ करते थे और एक लंबा समय उन्होंने साहिर के साथ बिताया है। तो मैंने पूछा तो बोले कि साहिर की तरफ से कुछ भी नहीं था, उनका भी यही कहना था। और एक बार साहिर दिल्ली आए थे, रेडियो स्टेशन पर इन्होंने प्रोग्राम दिया था, तो साहिर किसी भी तरह से रेडियो स्टेशन पर जाने के लिए तैयार नहीं थे। फिर डायरेक्टर के कहने पर वो किसी तरह से गए, वहाँ पर उन्होंने बोला और वापस आ गए। तो इस तरह की कहानियाँ। उसके बाद प्रीतम सिंह, जिनके पैसे से वो मकान बनता है, प्रीतम सिंह की घर में एंट्री एक तरह से बंद हो जाती है, वो वहाँ से चले जाते हैं। परिवार भी उन्हें बिल्कुल नकार देता है कि बॉम्बे से आने के बाद उन्होंने अमृता प्रीतम से फिर संबंध बनाए इस वजह से, और वो मारे मारे से फिरते रहते हैं। एक छोटी सी जिसमें बैठने को भी जगह नहीं होती, ऐसी दुकान में एक बार अजीत कौर जाती हैं तो वहाँ पर वो मिलते हैं। इमरोज़, निश्चित रूप से इमरोज़ जो हैं वो अच्छा, उसमें भी ये देखिए कि इमरोज़ का अजीब पागलपन, जिसको प्रेम कहते हैं, मुझे लगता है इस युग में ऐसा प्रेम होता है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन जो घर की बनावट वो अजीत कौर जी बताती हैं। कहती हैं कि 4 कमरे थे, उसमें 2 कमरे एक आगे के अमृता ने ले लिए, एक में वो गेस्ट से मिला करती थी जो उनके यहाँ आते थे, एक उनका अपना कमरा था, एक उन्होंने इमरोज़ को दे दिया था, और एक जो है वो नागमणि पत्रिका निकालती थी तो उसकी किताबें, पेपर भरे रहते थे उसमें। तो जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि इमरोज़ जो हैं वो पूरी तरह से एक निगलेक्टेड पर्सन जैसे हैं जो अमृता के साथ रह रहे हैं, और अमृता जो हैं जो अपने हिसाब से सब करती हैं। एक और बड़ा मज़ेदार इसमें चीज़ है कि एक समय ऐसा आया था जब वो नजूमियों, ज्योतिषियों, उन्होंने किताब भी लिखी है ज्योतिष के ऊपर, उनके पास आने जाने लग गई थी, और उनके बेटे शैली की शादी टूट गई थी। तो उन्हें किसी नजूमी ने बताया कि बड़े गरीब घर की लड़की लाओ और अपने बेटे की जब फिर से शादी करो तो हाथी पे बिठाकर बारात लेकर जाना उसे। तो बेटा उस समय छत्तीसगढ़ में था, वहाँ उसके एक सेवादार थे, उनकी लड़की अलका से शादी होती है और बाकायदा उसको वो हाथी पे बिठाकर शादी के लिए लेकर जाती हैं। और ये अलका जो है बाद तक उनकी सेवा करती रही, और अमृता जी के मरने के बाद अलका बॉम्बे में, मुंबई में अलका के पास ही इमरोज़ जी रहे। इनके अजीत कौर की इस बीच में ये रशियन एम्बेसी में काम करती हैं, ट्रांसलेशन वगैरह का, ये अमेरिकन एम्बेसी में काम करती हैं, और उसके बाद अपनी पत्रिकाएं निकालती हैं। लेकिन एक इनकी 2 बेटियां होती हैं, एक बेटी की मृत्यु हो जाती है। आती हैं अमृता जी, समझाती हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एक दरार आती है इमरजेंसी के टाइम में। फिर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इंदिरा गांधी के बहुत करीब होती हैं अमृता जी, और इमरजेंसी के समय में ये साथ देती हैं इंदिरा गांधी का। और श्रीकांत वर्मा और
अमृता जी जो साहित्यकार लोग हैं उनसे दस्तखत लेते हैं कि ये इमरजेंसी अच्छे के लिए है, जिसके लिए अजीत कौर मना कर देती हैं। तो पहली दरार वहाँ से आती है। दूसरी दरार जिसका जिक्र अभी आगे भी होगा, जिंदगी नामा पत्र एक इनकी पुस्तक थी और जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की भी पुस्तक थी, जिसकी वजह से ये लगातार इनको कहती हैं कि तुम समझाओ। कृष्णा सोबती अमृता प्रीतम पे मुकदमा कर देती हैं और ये कहती हैं तुम्हारी दोस्त है उसको जाके समझाओ कि वो मेरे से ये मुकदमा वापस ले, और ये मुकदमा 26 साल तक चलता रहता है और इनकी मौत के साथ ही ख़त्म होता है। बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं, जैसे एक और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगी जो अमृता प्रीतम के कैरेक्टर को अजीत कौर की नज़र के हिसाब से दिखाता है कि ये इंडो पाक एक मुशायरा करवाते हैं जिसमें 10 पहली बार पाकिस्तानी लेखक आते हैं। उनमें एक पाकिस्तानी लेखक अचानक, पहले तो उसकी जिस जगह होटल में रुके होते हैं वहाँ पे होटल वाला कहता है कि ये किसी लड़की को लेकर आते हैं यहाँ पर, तो अफजल एहसान रंधावा। उसके बाद 9 तो वापस चले जाते हैं, एक गायब हो जाता है जब वापस जा रहे होते हैं, और ये भागी भागी अमृता के पास जाती हैं। वो कहती हैं मुझे तो नहीं पता। फिर उसके बाद जो है वो CBI और पुलिस और ये वो इसके चक्कर, इनको मतलब बहुत परेशान हो जाती हैं। एक दिन एहसान रंधावा अपने आप पाकिस्तान पहुंच जाते हैं और उनकी चिट्ठी आती है कि मैं आपसे बहुत माफ़ी मांगता हूँ, और उस चिट्ठी में बाद में ये पता लगता है, अच्छा ये सबको चिंता हो जाती है कहीं ये इस लड़की से शादी ना कर लें तो हिंदुस्तान पाकिस्तान ये बड़ी अजीब स्थिति हो जाएगी। तो ये चिट्ठी आती है कि मैं आपसे बहुत माफ़ी मांगता हूँ, मैंने आपको बहुत परेशान किया, और असल में मैं अमृता जी के एक फ्लैट में ठहरा हुआ था, इमरोज़ हमें छोड़ के आया था, और चाबी भी उस लड़की ने बाद में, मैं तो निकल आया था, उस लड़की ने दी होगी। तो अमृता जी वो कहती हैं कि प्यार की मसीहा थी, पैगंबर थी इश्क की, और इश्क करने के लिए सबको खुला एक मौका भी देती थी। बहुत सारे किस्से हैं, शायद सारे मैं यहाँ पर नहीं बता सकती। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जब वो कहती थी कि ये मेरा जो घर है इसको मेरे नाम पे अमृता प्रीतम दा घर कहना। अच्छा, इस बीच में इमरोज़ ने यह भी कहा कि प्रीतम नाम हटा दो, बोली नहीं वो तो मैं नहीं हटाऊंगी। तो अमृता प्रीतम दा घर, जबकि इमरोज़ साथ रह रहे थे, वो रखना इसका नाम, और ये म्यूज़ियम बनेगा, मेरी किताबें यहाँ रहेंगी, चारपाई इसी तरह रहेगी, और नीचे मेरे नाम की जो नेम प्लेट लगी है वो वैसे ही लगे रहे। इमरोज़ चाहे तो अपने साथ की नेम प्लेट लगा सकता है, और ये म्यूज़ियम जो है ये सबको दिखाना है, मेरे नाम का म्यूज़ियम बनेगा। लेकिन उनके पुत्र शैली ने उनकी मृत्यु के साथ ही उस घर को तुरंत बेच दिया, और शैली का मर्डर हुआ था, अगर आप लोगों को पता हो इनके पुत्र का, तो वो भी पैसे के चक्कर में ही हुआ था। इमरोज़ उन्होंने अंत यहीं पे किया है। हाँ, जब लेकर गए तो 4 लोग थे सिर्फ उनकी शव के साथ, और उन्होंने मना कर दिया था किसी को नहीं बुलाना। तो ये रो रही थी जब अजीत कौर, तो इमरोज़ बोले कि अमृता बीज बन गई है, रोती क्यों हो। अब मेरा थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्जेक्शन है, लेखक की लेखनी जैसे चल जाए, मेरा ये कहना है कि इसमें 16 लोगों के बारे में जिक्र है, अमृता प्रीतम जैसी खटास और कहीं नहीं दिखती। एक व्यक्ति के बारे में जो बहुत अच्छे कहानीकार हैं, उनके बारे में उनके पास शायद कुछ भी लिखने को नहीं था, तो उन्होंने उनकी कहानियों के बारे में बहुत कुछ लिख दिया है, सिर्फ कहानियों के जिक्र कर दिया है। लेकिन इसको आप पढ़ते हैं, पूरे 52 पेज ये पढ़ते हैं, 52 पेज में अमृता प्रीतम के बारे में उन्होंने 1-2 लाइन की, वो जब बोलती थी बहुत आँखों से काली लकीर ऐसे बाहर निकाल के खींचती थी, उसमें भी व्यंग्य सा लगता है, तो वो सुंदर बहुत लगती थी, पता नहीं इसलिए सुंदर लगती थी। और एक भी चीज़ की इतनी एक महत्वपूर्ण लेखिका जिसने पंजाबी राइटिंग को और फेमिनिस्ट राइटिंग को और विमेन राइटिंग को इस मकाम पे पहुंचाया, उसके बारे में वो कोई बात ही नहीं करती। उमा दीवान की एक किताब मेरे पास है, अमृता इमरोज़, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि क्या मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे व्यक्ति भी इस दुनिया में हो सकते हैं। तो मुझे लगता है ये लेखक की लेखनी पे बहुत
कुछ निर्भर करता है। होंगी, मैं मान रही हूँ कि ऐसी भी होंगी, लेकिन उनके बारे में मैंने जिन अपने मित्र को फ़ोन किया उनसे मैंने ये भी पूछा कि अच्छा ये सारी चीज़ें थीं? बोले हाँ, वो उनको थोड़ा प्रसिद्धि का शौक़ था, वो ज़्यादा किसी को, उन्होंने एक आध घटना भी मुझे बताई। तो मैं लेकिन मैंने कहा अमृता प्रीतम की पॉजिटिव, बोले इतने पॉइंट हैं, उन्होंने इतने लोगों को उठाया अपनी मैगज़ीन के, यंग जितने युवा कलाकार थे, युवा आर्टिस्ट थे, युवा लेखक थे, उन सबको अमृता प्रीतम ने बहुत उठाया। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा लेखनी की भी होती है। शायद अजीत कौर जी के बारे में भी हो सकता है। हर व्यक्ति, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, कमला दास की एक लाइन कहती हूँ, आई एम अ सिनर एंड आई एम अ सेंट। वो कहती है मैं सिनर भी हूँ और मैं सेंट, संत भी हूँ, मैं पापी भी हूँ और मैं संत भी हूँ। हर व्यक्ति के दो पहलू होते हैं, लेकिन उस पहलू को शायद उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया है। दूसरा जो व्यक्तित्व है वो है भोला बादशाह। अब ये भोला बादशाह वही हैं जिनको लोग डर्टी ओल्ड मैन कहा करते थे, और ये डर्टी ओल्ड मैन यानी सरदार खुशवंत सिंह, हाँ, वेरी फेमस। और तो और उनको बड़ा मज़ा आता था अपने आप को डर्टी ओल्ड मैन कहलवाने में। इस तरह की चीज़ें वो करते रहते थे और व्यंग्य के वो बादशाह थे। लेकिन खुशवंत सिंह को हम सभी जानते हैं, तो बहुत ज़्यादा ये सब बताने की ज़रूरत किसी भी व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर नहीं होगी कि उन्होंने पद्म भूषण लौटा दिया था ज्ञानी ज़ैल सिंह को जाके, जब पंजाब के जो स्वर्ण मंदिर में जब फ़ौजें घुसी थी हमारी। राज्यसभा के मेंबर रहे। तो शादी जब उनकी हुई थी, उनकी पत्नी पोठोहारिन थी। पोठोहारिन एक पाकिस्तान पंजाब का हिस्सा है, और उसी ढंग से वो रहा करती थी कि एक लंबा फ्रॉक नुमा कुर्ता और सलवार, और उनका एक ख़ास टेलर था जो सुजान सिंह पार्क में एम्बेसडर होटल हुआ करता था, अभी भी है, वहाँ पर टेलर ख़ास तौर पे बिठाया जाता था जो उनके कपड़े सिलते थे। और ये खुशवंत सिंह जो सबके बारे में कुछ कुछ लिखा करते थे और इतना निडर होकर लिखते थे, अपनी पत्नी के आगे बहुत ज़्यादा डरा करते थे। पत्नी का साफ निर्देश था 8:30 बजे खाना खा लो, तो कहीं जाते भी थे तो 8:30 बजे वो खाना खा लेते थे। 9 बजे चलो तो 9 बजे चल देते थे। ठीक है, इस समय जूस पीना है, इस समय ये खाना खाना है, इस समय सोना है। ये किस्से भी बड़े मशहूर हैं कि लोगों को वापस कर देती थी जो उनकी पत्नी थी। और इंग्लैंड में इतनी खूबसूरत लगा करती थी। खुशवंत सिंह कहते थे कि इनके पीछे 8-10 लोग तो पीछे पीछे घूमते थे, लेकिन मैं मतलब लकी हूँ कि मैंने ही शादी करनी थी और मैंने कर ली। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। लेकिन ये अजीत कौर जी ने जब खुशवंत सिंह के बारे में बात करती हैं तो लगता है कि वो बहुत ऊपर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। जैसे ये भी है कि वो अगर बुक स्टॉल पे गए हैं तो अपनी पत्नी के लिए वो एक किताब लेते थे जो कि सिख गुरुओं के बारे में होती थी, और अपने लिए इरोटिक पेंटिंग्स की किताब रखते थे। तो इस तरह का। अच्छा, ये इसके लिए भी मशहूर थे कि मृत्यु के बाद उन्होंने हर किसी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा लिख देना है कि वो उसके घर वाले जो हैं या बाकी जानने वाले वो उफ उफ करते रह जाएं। तो इस तरह का वो था। लेकिन खुशवंत सिंह का ये मैं भी, क्योंकि खुशवंत सिंह को पढ़ा हुआ है, ट्रेन टू पाकिस्तान जिसने खुशवंत सिंह का पढ़ लिया उसको समझ में आता है कि ये क्या राइटर थे। 199 पेज की पतली सी किताब में जिस ढंग से उन्होंने किताब को लिखा है, मैं पता नहीं और लोगों को महसूस होता है या नहीं। उसमें ट्रेन, एक गांव में ट्रेन के लोगों को जलते हुए दिखाया है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो जिस ढंग से गंध का वो किया है, दुर्गंध जिस ढंग से आ रही है उन्हीं लोगों से पेट्रोल वगैरह लेके, ऐसे मुझे ऐसे पढ़ते हुए महसूस होता था। उसको मैं महसूस कर रही हूँ, उस दुर्गंध को। ये उनकी खास बात थी। सिख गुरुओं के बारे में उन्होंने जो लिखा है वो गज़ब है। वो कहती हैं वो इतने भोले थे। अच्छा, इनका घर नीचे ही बैठ के इंतज़ाम हुआ करते थे जिसमें बहुत बहुत लोग आया करते थे। खुशवंत सिंह आते थे, 2-4 लोगों को साथ में लेके आते थे, सब नीचे बैठते थे और इनके लिए खास गद्दे लगाकर थोड़ा ऊपर बिठाया जाता था इन्हें। और 8:30-9 बजे सीधे इनकी पत्नी कहती थी चलो, 8:30 से 9 खाने का टाइम, अब चलो। बाद में थोड़ा सा वो नॉर्मल हुई। पत्नी के बारे में ये भी मशहूर है कि एक बार मेनका गांधी और उनकी माँ जो हैं वो एक बड़ा सुंदर कालीन लेकर आई, और ये जैसे ही कमरे में घुसी उन्होंने कालीन ऐसे खोल दिया। तो जैसे ही पत्नी, कंवल नाम था, कंवल जैसे ही कमरे में घुसी बोली, छी व्हाट रबिश, ये कितना गंदा कलर है, अभी अभी लपेटो और इसको लेकर जाओ। और जैसा इसमें लिखा है कि उसी समय लपेट कर उन्होंने उसको वापस कर दिया।
कनॉट प्लेस हम जानते हैं लुटियंस दिल्ली। खुशवंत सिंह बहुत बड़े परिवार के व्यक्ति थे। सुजान सिंह पार्क मैं गई हूँ और इनको मैं देखती भी रहती थी, कहीं इनका घर मुझे मिल जाए। सुजान सिंह पार्क इनके दादा के नाम पर है। अपने लोगों के रहने के लिए, अपने मित्रों के रहने के लिए वो पूरी बनाया गया। कई होटल्स, लुटियंस दिल्ली पूरा इन्होंने बनाया। सर शोभा सिंह जो भगत सिंह के केस में भी गवाही देने के लिए मशहूर हैं, तो उन्होंने ये सारा बसाया हुआ था। तो एक बार कनॉट प्लेस में घूमते हुए खुशवंत सिंह कहते हैं, ये तो अब कनॉट प्लेस बड़ा महंगा हो गया है, तो 2000 बीघा ज़मीन तो होगी, 1/4 कनॉट प्लेस के वो मालिक थे। तो बोले कि वो ये अजीत कौर कहती हैं क्या 2000, कम से कम 20,000 होगी। कहते हैं 20,000, मतलब उनका भोलापन बताने के लिए वो ये बता रही हैं। और इतना बड़ी मिल्कियत का मालिक जो है वो 20 रुपये की कॉफ़ी पर हिसाब किताब करता रहता था, कितनी महंगी हो गई है, और ये मैंने किताब ऑक्सफोर्ड से ख़रीद ली, मेरा दामाद ही इसको भेज देता, बेकार ही इतने पैसे जो हैं मैंने कर दिए हैं। खुशवंत सिंह जाते जाते अपना जो एक एपिटैफ जो होता है कि मृत्यु के समय क्या लिखा जाएगा, वो लिख के मरे थे। यहाँ लेटा है वो शख्स जिसने ना कभी किसी इंसान की परवाह की, ना भगवान की। अपने आंसू उस पर ज़ाया ना करो, वह तो आगे गालियाँ मैं नहीं पढ़ती। ऊट पटांग बातें लिखता था और सोचता था, यानी वल्गर व्यक्ति था। ऊट पटांग बातें लिखता था और सोचता था कि वह बढ़िया मजाक कर रहा है, रब का शुक्र है कि वो मर गया। ये जब इनकी मृत्यु हुई थी, दोनों, अपर्णा कौर इनकी बेटी हैं जो बड़ी प्रसिद्ध चित्रकार हैं। दोनों माँ बेटी के नाम से जानी जाती हैं, बेटी माँ के नाम से जानी जाती हैं, ऐसा संयोग था। तो दोनों, मतलब अजीत कौर कहती हैं कि मेरी इतना दुख था कि मैं अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। तीसरा किरदार जो आता है वो बातों का जादूगर बलवंत गार्गी। जिन लोगों ने थोड़ा सा भी पंजाबी साहित्य को जाना है वो बलवंत गार्गी के बारे में ज़रूर जानते होंगे। एक ऐसा नाटककार जो मिट्टी के गर्भ से पैदा हुआ है, और कहते हैं जब वो लिखते थे तो रेशा रेशा जो है वो खुलता चला जाता था और आपके अंदर उतरता चला जाता था। इतने देश शायद ही किसी लेखक ने घूमे होंगे, ये जो पूरा उस समय का दौर था। 12 भाषाओं में अनुवाद है उनकी पुस्तकों का। बड़े ज़बरदस्त लेखक थे, और रविन्द्रनाथ टैगोर के पास एक बार अपनी 300 कविताएं लेकर पहुंच गए जो इंग्लिश और उर्दू में लिखी हुई थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि अमर वो चीज़ रहती है जो अपनी भाषा में लिखी जाए। ये सब इसमें नहीं है। अमर वो चीज़ रहती है जो अपनी भाषा में लिखी जाती है। और उसके बाद उन्होंने अपनी भाषा में लिखना शुरू किया, पंजाबी में लिखना शुरू किया, हिंदी उर्दू में, उनकी तीनों ही भाषाएं थीं। और कहते हैं कि उनका गद्य ऐसा था कि गद्य में भी कविता का नशा हो जाए, इस तरह का गद्य था। अब बलवंत गार्गी जब मर्जी इनके पास आ जाते थे, ये बना दो, ऐसा कर दो, ये खाना है, बैठते थे और महफिलें जमती थी। इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, उनकी पत्नी, सब लोग यहाँ पर आया करते थे। तो एक बार ऐसा मौका पड़ा कि ये भी चंडीगढ़ में, बलवंत गार्गी ने एक अमेरिकन स्त्री से शादी की थी। तो चंडीगढ़ में वो साइकिल पे निकलती थी तो लोग खड़े हो जाते थे देखने के लिए। वो सुबह रोज़ सब्जी लेने जाती थी, क्योंकि अमेरिकन ज़रा कम दिखते थे, तो सब्जी लेने जाती थी और अपनी वो उनकी एक्सरसाइज भी होती थी और वापस आती थी। तो एक बार ये उनके घर गईं और वहाँ पे रुकी, तो उन्होंने बता दिया कि वो तो नौकर का कमरा है और ये पत्नी का है और ये बच्चों का है और तू इधर सो जा। तो ये बोली कि भाई मुझे एसी की ज़रूरत है, इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब, तो ऐसा कर, मैं जहाँ सो रहा हूँ वहीं पे डाल ले नीचे और वहाँ पे सो जा। तो बोली, और इतनी वो कि कुछ उठाने लगूँ कि ना ना ना, वो नाराज़ हो जाएगी पत्नी के लिए, तो नौकर को उठाया नहीं जा सकता कि नौकर आराम कर रहा है। तो कहते हैं बातों के जादूगर थे, बड़े आराम से चाय पीते पीते, जैसे ऐसे कहा जाता है कि चाय बना दे, पकौड़े तल दे, उससे कहते हैं कि शादी कर ले मेरे से। तो ये उनका अंदाज था, चटकारे ले लेके चीज़ें करते थे। और इन्होंने बेहतरीन चीज़ें लिखी हैं। लिखना ऐसा था, यहाँ मैं फिर 1 मिनट एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि सर शोभा सिंह की, पीछे मैं थोड़ा सा जाती हूँ। सर शोभा सिंह की इन्होंने बात की थी, तो एक लाइन में उन्होंने सिर्फ ये लिख दिया है कि खुशवंत सिंह को बड़ा दुख था कि उनको पिता के ऊपर ये कलंक लगा हुआ है, उन्हें झेलना पड़ता है, दी एंड। अच्छा, अब यहाँ पर
ये बलवंत गार्गी की हम बात कर रहे हैं। बलवंत गार्गी राजा आदमी थे, 50 रुपये अगर हैं तो 50 रुपये चलो ताज में, 500 रुपये तो चलो ताज में जाके मचान पे बैठ के हम कॉफ़ी पियेंगे, ऐसे वाले थे। और स्टाइल से बड़ा फ़र्क पड़ता है। और एक बंगलो, एक घर में रहते थे तो बोलती थी हमें समझ नहीं आता है घर इन्होंने कैसे, तो वो शायद हवेली थी किसी मुसलमान की, तो उन्होंने बेसिकली इनको देख रेख के लिए रख लिया था, तो वहाँ पे वो एक कमरे में रहा करते थे। फिर एक घर मतलब वो इस तरह से वो रहते थे। पत्नी इनसे दुखी हो गई थी, बहुत सारे इनके अफेयर्स थे। और एक इन्होंने लिखी थी नंगी धूप करके, एक इनका उपन्यास है। और नंगी धूप में इन्होंने इनका जिस लड़की के साथ चंडीगढ़ में प्रेम चल रहा था उन दिनों में, उसके बारे में इतना खुल के लिख दिया कि और इन्होंने भी बताया है कि ये रानी करके नाम था, कि रानी के ऊपर ये लिखा गया है, ये भी यहाँ पर लिख रही हैं। और वो रानी फिर भागती भागती इनके पास आई, फिर खुशवंत सिंह के पास गई, लेकिन उसका कोई वो तो लिखा जा चुका था। तो ये भी यहाँ पे ये भी क्लियरली बताती हैं। और वो कहती हैं कि अच्छा, और जो लिख देते थे, जैसे उन्होंने छलनी फेफड़े लिख दिया, स्केच एक लिखा उन्होंने, छलनी फेफड़े लिख दिया, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि ये कहे कि भाई तुम पंजाबी में लिख रहे हो तो वहाँ पे छाननी होती है, छलनी नहीं होती। तो कोई नहीं, रोड़या लिख दिया तो वो रोड़या होता होगा। तो उनका बलवंत गार्गी इतने बड़े लेखक हुआ करते थे और इतना उनमें गट्स थे कि जैसे एक उन्होंने नाटक किया रज़िया सुल्तान के ऊपर, तो इंदिरा गांधी के पास पहुँच गए तुरंत अपनी अमेरिकन पत्नी को लेकर और कहा कि भाई ये मैंने लिखा तो रज़िया सुल्तान के ऊपर है, लेकिन जब लिखा तो बस आप मेरे दिमाग में थी। तो इंदिरा गांधी देखने के लिए आ गई नाटक। ये तो बातों के जादूगर थे वो और ये जादू चलाते रहते थे। वो कहती हैं बाद में इनके थोड़े से खटास आ गई उसमें। बलवंत गार्गी सदियों से भी पार जाने वाला लेखक है और मुझे फ़ख्र है कि मेरा वो लंबे अरसे तक दोस्त रहा। सफ़ेद मीनार का गुलाबी गुंबद नेक्स्ट जो शीर्षक है, सभी लोग जानते होंगे करतार सिंह दुग्गल के बारे में। बहुत प्रसिद्ध राइटर थे, बहुत प्रसिद्ध राइटर। और ये जितने राइटर हैं, किसी को साहित्य अकेडमी, जैसे ये भी पद्म भूषण है, किसी को पद्म विभूषण, सारे सब इसी तरह के राइटर्स हैं जिनके बारे में लिख रहे हैं। तो अब थोड़ा सा ये कहते हैं कि क्यों ये नाम क्यों है सफ़ेद मीनार का गुलाबी गुंबद। कहते हैं कि बड़ा कठिन होता है, करतार सिंह दुग्गल कह रहे हैं, अपने बीत चुके कल को भूल सकना। सुनसान वादी में गुंबद की आवाज़ की तरह पीछा करता रहता है। जितना सन्नाटा उतनी ऊंची आवाज़। आपकी ज़िंदगी में सन्नाटा तो शायद बिल्कुल नहीं या है, पर आपके मन के गुंबद में बचपन की कौन सी आवाज़ रह रहकर घूमा करती है। वो कहते हैं बचपन, तो पूछती हैं कि बचपन में क्या हुआ था, आपको क्या याद आता है। कहता है एक ही बात याद आती है, करतार सिंह दुग्गल कहते हैं, कि मैं जा रहा था, एक अंग्रेज़ लड़का मेरे साथ आके टकराया, उसके साथ कुत्ते थे, मैं थोड़ा सा गिरा, उसने मेरे ऊपर कुत्ते छोड़ दिए। और वो जो दर्द है वो आज भी दिखाई देता है। ये अजीत कौर बहुत खूबसूरत लेखिका हैं। थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी। करतार सिंह दुग्गल के बारे में जब बात करते हैं तो वो मुस्कुराते हैं। मुस्कुराए तो लॉन में से थोड़ी सी रोशनी दरवाजे में से छन छन करती अंदर आई और उनके चेहरे पर बिखर गई। मुस्कुराए तो सबसे पहले उनका माथा मुस्कुराया, फिर आँखों की चांदी की तारों जैसी बरौनियाँ मुस्कुराई और फिर उनके होठ मुस्कुराए। मुस्कुराहट को उनकी जीभ ने होठों पर सहलाया। वह जब भी हंसते हैं उनकी जीभ होठों से मुस्कुराहट के शहद का स्वाद अवश्य चखती है, पर मुस्कुराहट को बासी नहीं करती, बल्कि छोटा सा छिड़काव करके उसे और रोशन कर देती है। यह इनकी कलम है। जिन राइटर की हम बात कर रहे हैं, जिस लेखिका की हम बात कर रहे हैं। जब पंजाब में मैंने बताया था कि इन सब ने टेररिज्म का दौर झेला और उसको अपने अपने ढंग से देखा, तो जब आप ये किताब पढ़ते हैं तो ये किताब सिर्फ ये नहीं है कि आपने इस कैरेक्टर को पढ़ लिया या इस कैरेक्टर को पढ़ लिया। जैसे बलवंत गार्गी को जब आप पढ़ते हैं, बलवंत गार्गी ने जो साहित्य के बारे में और लेखकों के बारे में और कहानी के बारे में जो लिखा है वो पढ़ने लायक है। इसी तरह से करतार सिंह दुग्गल कहते हैं कि सिखों को, वो कहते हैं इसका इलाज क्या है, वो पूछने क्या इलाज है इसका। कहते हैं पहले तो बाहर की ताकतों से हमें
इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना चाहिए। बाहर बैठ के वो अपनी राजनीति कर रहे हैं जो यहाँ पे आतंकवाद को फैला रहे हैं। दूसरा वो कहते हैं अल्पसंख्यक जो हैं उन्हें बहुसंख्यक आबादी से डर होता है, तो उनको थोड़ा सा झुक के रहना चाहिए। अपने गांव का धमियाल का उदाहरण देते हैं जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक थे और हिंदू जो हैं वो अल्पसंख्यक थे। तो बोले कि आसपास के जितने वो इतने हमसायगी का रिश्ता था हमारा, इतना झुक के वो लोग रहते थे कि हमें कभी महसूस ही नहीं होता था। और ये पैसे से भी, हिंदू वहाँ पे पैसा भी कम था, मुसलमान बड़े बड़े ज़मींदार थे। उसमें वो एक उदाहरण देते हैं कि इनका एक दोस्त था असलम, और उनके यहाँ एक रस्म होती थी कि जब शादी होती है तो किसी दोस्त के यहाँ गुस्सा नाराज़ होकर दूल्हा भाग जाता है। तो और असलम भागकर कहाँ आता है? इनके घर आता है, हाँ, दुग्गल साहब के। तो माँ, इनकी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन माँ 150 लोगों का खाना करती है, 150 लोगों की दावत करती है, 36 प्रकार के पकवान बनाती है। और ये रिवाज था कि चीनी के बर्तनों में खाना और ये सब करती हैं। लेकिन उसके बाद चले जाते हैं और उसके बाद दूसरे दिन उनके यहाँ सूखी रसद आती है, सूजी, घी, मैदा, आटा, सब्जियाँ, मुर्गे, दूध, मक्खन, फल, मेवे, क्योंकि वो लोग सूखा ही लेते थे। तो वो रसद, ये मतलब जो हमसायगी है, ये जो प्यार है, ये वो कहते हैं कि ये होते रहना चाहिए, ये होना चाहिए। फिर एक और वो चीज़ बताते हैं कि अपनी माँ के पत्रों को याद करते हैं। तो कहते हैं कि वो जिस ढंग से पत्र, अच्छा, और उस समय पत्र ऐसे लिखे जाते थे कि महिलाओं को तो लिखना ही नहीं आता था। तो एक उदाहरण ये भी देते हैं कि मैं जा रहा था, मेरे साथ में एक कोई आर्मी का अफसर था, तो वो बताया उसने कि मेरी पत्नी हर हफ्ते मुझे पत्र भेजती हैं। तो लिखती हैं कि नहीं, खाली पत्र भेज देती हैं। तो बोले मैं पत्र, फिर उन्होंने पूछा कि एड्रेस कैसे लिखती हैं? कि वो मैं सारे लिख के रख के आता हूँ और वो मुझे पत्र भेज देती हैं। फिर आप क्या करते हैं? तो वो कहते हैं कि मैं पत्र लिखता हूँ लेकिन वो किसी से पढ़वा नहीं सकती क्योंकि शर्म आती है। तो फिर क्या करते हैं कि फिर मैं जब जाता हूँ तो फिर मैं पत्र सारे तो ये खूबसूरती जो है उस दौर की, है ना, वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। दूसरा कहते हैं कि मैं रूस गया, जो हमें भी करना चाहिए। तो एक दिन सारे साहित्यकार किसी कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो सब लोग, कोई थे ही नहीं, एक दो लोग थे। तो कहते हैं कि सब कहाँ गए? कि आज वो सब लोग गाँवों में जाएंगे और वहाँ के लोगों को बैठ के अपनी कहानियाँ, अपनी कविताएँ सुनाएंगे और उनके दुख दर्द सुनेंगे। कहते हैं मुझे इतना अच्छा लगा कि हिंदी बुद्धिजीवी जो हैं वो जरा सी चीज़ों में इतने इस तरह से हो जाते हैं कि उनको सरोकार, बैठ के लिखते हैं लेकिन उनको सरोकार नहीं रहता। सच बात यह है, आम आदमी से ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो दुग्गल साहब की हंसी में गुलाबी रंगत थी, इसलिए सफ़ेद मीनार का वो गुलाबी गुंबद थे। और बहुत कुछ है इसमें। जब गए तो बहुत पतले लग रहे थे, जैसे दस्तार बांधकर कोई सजा सजाया दूल्हा जा रहा होता है। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो आपको बहुत कुछ दिखाता है, बहुत कुछ सुनाता है, और अगर आप, ये भी बहुत लंबा उन्होंने लिखा है, अगर आप उनको पढ़ते हैं तो आपके सामने इतनी चीज़ें आती जाती हैं, और वो है चनाब की बेटी। चनाब की, वो कहती हैं, 2 ही बेटियां हुई थीं, एक हीर हुई थी और दूसरी कृष्णा सोबती हुई थी। जब चनाब पर उतरे चांद को देखते देखते जब वो जवान हो गई तो ऐसी जवान हुई कि काली आंधी चली कि घर बाहर, आंगन, खेत, सहेलियां, पड़ोसी सब तिनकों की भांति उड़ते हुए कहीं कहीं जा पहुँचे। बड़ी बोल्ड थी, बहुत ज़बरदस्त। माँ ने समझाया कि भाई दुपट्टा उपट्टा ले लिया कर फिर तो इस तरह से उनकी शुरुआत है, वो भी पढ़ने वाला है। और अगर आप लोग कृष्णा सोबती को जानते होंगे तो कृष्णा सोबती जो हैं वो हमेशा एक शरारा पहना करती थी, उस पर एक कुर्ती रहती थी, ऊपर दुपट्टा रहता था और आँखों पर काला चश्मा रहता था। तो वो कहती थी कि मतलब ऐसे लगता था कोई मलिका चली आ रही है। पोशाक और छवि, नज़ाकत और अल्हड़पन, तबीयत की बादशाही और सादगी, काइयाँपन और भोलापन, चाल और गुफ्तार, नज़रों की दूरबीन और खुर्दबीन, सब अनोखे थे अपने आप में। कृष्णा सोबती ऐसी ढकी ढकाई रहती थी और लिखती ऐसा थी कि लोग जो है सोचते थे छापें या नहीं छापें, इसको पब्लिश भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और लोगों को बड़ा पर्देदार भी थी, रौबदार भी बड़ी ज़बरदस्त थी। लोगों को बड़ा रहता था कि भाई महिला है
रहस्यमयी सी लगती थी, बहुत ज़्यादा औरत है, अकेली रहती है अपनी बुज़ुर्ग अम्मी के साथ, घूमती फिरती है, लोगों के बीच में उठती बैठती है, इतना खूबसूरत लिखती है, तो जाहिर है उत्सुकता तो जागेगी, कोई ना कोई इश्क वगैरह का चक्कर तो होगा। लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया तो उसकी शामत आ जाती थी, उनसे पूछने की हिम्मत नहीं होती थी कि इस तरह की चीज़ें पूछी जाएं। इश्क में वो पड़ी, एक बार एक अफ्रीका से कोई व्यक्ति था, उसके इश्क में पड़ी और सारी तैयारी हो गई शादी की, वो बेचारा अपना बिजनेस सब बंद करके यहाँ पे आ गया, सामान पेटी लेके, और आखिरी समय पे उन्होंने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं कर पाऊँगी, जबकि बाद में उन्होंने की शादी, लेकिन उस समय नहीं की। तो एक अलग तरह की स्त्री, जब आप इसको पढ़ेंगे इसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। भोपाल भी वो रही राइटर इन रेजिडेंस बन के, उनको बुलाया गया था, और निर्मल वर्मा उससे पहले यहाँ पे रह चुके थे, और राइटर इन रेजिडेंस में भोपाल में जो 4 महीने उन्होंने यहाँ पे बिताए, तो वहाँ पर उनके पास खजाना इस चीज़ का नहीं था कि मैंने क्या बोला, क्या लिखा, क्या नहीं है। वहाँ पे एक नौकर होता था कृष्णा, उसके बारे में उन्होंने अनगढ़ंत कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ बताईं, और उस वहीं पे भोपाल में जब ये थी तब इन्हें एक स्टार पॉकेट बुक्स उस समय निकला करती थी, तो इन्हें पता लगा कि उसमें किसी ने भेजा कि ज़िंदगी नामा अब उर्दू में भी, अमृता प्रीतम का ज़िंदगी नामा अब उर्दू में भी। अगर आप कृष्णा सोबती का देखते हैं तो मित्रों मरजानी से एक तरह से, उससे पहले भी ये कहानियाँ लिख रही थी, मित्रों मरजानी से लेकर और ज़िंदगी नामा तक का सफ़र उनका है, उसके बाद भी लिखा उन्होंने, लेकिन ये मुख्य इनकी 2 चीज़ें हैं। और ज़िंदगी नामा इन्होंने ऐसा लिखा कि एक बार इन्होंने कृष्णा सोबती ने उसको पब्लिकेशन के लिए दे दिया, लेकिन उसके बाद जो है फिर वापस इन्हें लगा ठीक नहीं है, वापस मंगवा लिया और उसको फिर से इन्होंने उसको पैसे दे दिए, तुम्हारे पेपर के पैसे, ये इसके पैसे, और फिर से इन्होंने इसको लिखा और बहुत समय लगाया, 8-10 साल में इन्होंने ज़िंदगी नामा लिखा। और जब इन्हें ये पता लगा, बड़े अच्छे फ्लैट में रहा करती थी, रिवेरा करके एक फ्लैट था, जब इन्हें पता लगा तो ये भागी वहीं बीच में सब छोड़ के आ गई, और इन्होंने पहले तो कोशिश की अमृता प्रीतम को समझाया जाए। अमृता प्रीतम को तभी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, इंदिरा गांधी का हाथ भी उनके ऊपर था, तो उस समय अमृता प्रीतम नहीं मानी। फिर ये हुआ खुशवंत सिंह को एक बार बिठाकर सुलह कराई जाए, लेकिन नहीं हुआ, तो इन्होंने कृष्णा सोबती ने मुकदमा कर दिया ज़िंदगी नामा। ये बड़ा प्रसिद्ध घटना है, और ज़िंदगी नामा के लिए उन्होंने 26 साल लड़ाई लड़ी। उसके लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने अपना फ्लैट छोड़ दिया और एक झुग्गी नुमा जगह पर जाकर रहने लग गईं। उनकी पूरी ज़िंदगी, 26 साल बहुत होते हैं, अमृता प्रीतम की मृत्यु के साथ वो ख़त्म हुआ, और लेकिन पूरी उम्र वो ये लड़ाई लड़ती रहीं। इसके बाद एक बार आती नहीं थी, वो नाराज़ थी, यानी अमृता प्रीतम भी नाराज़ थी अजीत कौर से कि तू अपनी सहेली को नहीं समझाती कि वो तो पंजाब वाली है। इनकी एक ख़ास बात ये भी थी कि ये हिंदी में लिखा करती थी, और इनके जो पुस्तकें हैं उसमें आंचलिकता, पंजाबी आंचलिकता का इन्होंने जिस ढंग से उपयोग किया है वो शायद पहली बार था। फणीश्वर रेणु ने भी किया है, और जिस ढंग से हिंदी में लिखती थी, और अजीत कौर और ये जब बात करती थी तो अजीत कौर पंजाबी में बोलती थी और ये हिंदी में बोला करती थी। तो ये इसलिए नाराज़ थी अजीत कौर से कि तुम्हारी पंजाबी से सखी जो है उसने मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया, तुम उन्हें समझा नहीं पा रहे। और अमृता प्रीतम इसलिए नाराज़ थी कि वो तुम्हारी बहुत अच्छी सहेली है, मुकदमा कर दिया और तुम समझा नहीं पा रहे। तो एक महफ़िल के बारे में ये अंत जो करती हैं, ख़त्म करती हैं इस चिनाब की बेटी के बारे में, वो कहती हैं कि कृष्णा सोबती हमारी महफ़िल में थी और उस दिन वो बोली, जब तक हम जिंदा रहे अपनी शर्तों पर जिए, शान से ज़िंदा रहे, खूब लिखा, अब एक दिन या एक रात में अपना पेन बंद कर दूंगी, ऐनक उतार कर मेज़ पर रखूंगी और अपने गुदगुदे बिस्तर में घुसकर आंखें बंद कर लूँगी। फिर दोस्त इकट्ठे होंगे, मैं अग्नि में स्नान करके नई नवेली हो जाऊँगी, फिर वापस मुड़ आऊँगी। तो अजीत कौर अग्नि स्नान को आखिर तक याद करती रहती हैं, और इस बात से वो बहुत दुखी हैं कि मैं चाह कर भी ये बात समझा नहीं पाई कृष्णा सोबती को कि मैं इसमें कहीं भी नहीं हूँ, मैंने पूरी कोशिश कर ली लेकिन नहीं हो पाया। दूसरा एक नाम आता है राजेंद्र सिंह बेदी का।
जिन लोगों ने अभिमान देखी है, अनुपमा देखी है, सत्यकाम देखी है, देवदास देखी है, मधुमती देखी है, तो उसके स्क्रिप्ट राइटर जो हैं वो राजेंद्र सिंह बेदी हुआ करते थे, डायलॉग राइटर। इन्होंने डायरेक्टर थे दस्तक और फागुन, फागुन भी बड़ी मशहूर पिक्चर रही है, जया भादुड़ी की और शायद विजय अरोड़ा, हाँ उनकी। तो ये भी सियालकोट पाकिस्तान से थे और ये कहते थे, अपने आप खुद कहते थे कि मैं टॉलस्टॉय के बहुत करीब हूँ। बहुत कम राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में कुछ बहुत थोड़े से हिस्सा है, तो बोले कि मैं टॉलस्टॉय के बहुत करीब हूँ। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और ये कहते हैं कि फ़िल्म बनाते हुए एक नमकीन सी लड़की के इश्क में पड़ गए थे और उसके बाद उसको ना एक्टिंग आती थी ना कुछ आती थी और इनकी फ़िल्में जो हैं वो फ्लॉप होने लग गईं। और जब फ्लॉप हुई इनकी फ़िल्में तो ये वापस यहाँ पर आ गए। और उनका, अगर आपको सब जानते ही होंगे कि लाजवंती एक बड़ी खूबसूरत उनकी कहानी है राजेंद्र सिंह बेदी की, जिसको सबको पढ़ना ही चाहिए, कि कैसे पार्टीशन में जो एक समाज सुधारक होते हैं, एक ग्रुप होता है, उनमें से एक की पत्नी के साथ बलात्कार कर लिया जाता है दूसरे वर्ग के लोगों के द्वारा। और वो जो सबको, औरतों को इकट्ठा कर रहे होते हैं, ला रहे होते हैं, नारे दे रहे होते हैं कि इनको सामान्य रूप से रखना चाहिए, वो जो है वो अपनी पत्नी से बिल्कुल दूरी बना लेते हैं। और एक चादर अधोरानी इन्होंने लिखा था, एक चादर मैली सी, जिसके ऊपर फिल्म भी बनी है। तो बहुत अच्छे लेखकों में से थे, बहुत कम इन्होंने लिखा है। उर्दू वाले उन्हें उर्दू का लेखक मानते थे और हिंदी वाले उन्हें हिंदी का लेखक मानते थे, पंजाबी वाले पंजाबी का मानते थे। इस तरह के वो लेखक थे। और वो कहते हैं, पहाड़ी कौआ इन्होंने नाम लिखा है। वो कहते हैं कि मैं एक अपनी आत्मकथा लिखूँगा जिसका मैं शीर्षक दूंगा पहाड़ी कां मतलब कौआ पंजाबी में। तो उसका इन्होंने यहाँ पर लिख नहीं पाए, वो अपनी आत्मकथा वो शीर्षक दिया है। तो कहते हैं कि मैं लिखूंगा फिर तू अनुवाद करना। तो वो कहती है मैं आपके बराबर कैसे लिख सकूँगी, कि दोनों मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे। एक नाम जो शुरू से लेकर आखिर तक इस किताब में चल रहा है वो है मोहिंदर सिंह रंधावा, MS रंधावा, जो बार बार आप जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो बार बार वो नाम आता है। ये चीफ कमिश्नर थे चंडीगढ़ के, VC रहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, और ग्रीन रेवोल्यूशन जो इंडिया में शुरू हुआ, वन महोत्सव शुरुआत इन्होंने की। नवापिंड मैगज़ीन उन्होंने निकाली किसानों के लिए। और जो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का पहला भाषण था नेहरू जी का, उसको पूरा अरेंजमेंट करने वाले ये MS रंधावा थे। MS रंधावा ने एक और काम किया, इतिहासकार थे, पहाड़ों में जाकर पंजाब की मिनिएचर पेंटिंग्स ढूंढा करते थे, उनका कलेक्शन लेकर आते थे, उसका म्यूज़ियम बनाया। अपने घर में एक भी पेंटिंग उन्होंने नहीं रखी। एक और काम उन्होंने किया कि विभाजन के बाद इन्होंने जो पंजाबी लोग, जो पंजाब से, उधर के पंजाब से आए लोग इधर उधर बिखरे हुए थे, उनको स्थापित करने में, विस्थापित करने में बहुत ज़्यादा इनका योगदान मिलता है। अगर हम इतना इनका अगर चंडीगढ़ शहर आज दुनिया के खूबसूरत शहरों में से माना जाता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जो श्रेय जाता है वो MS रंधावा को जाता है। क्योंकि हर सड़क पर एक से पेड़, एक से फूल, दरख्त कैसे होने चाहिए। रॉक गार्डन अगर उन्होंने बनाया तो रॉक गार्डन बनाने वाले नेकचंद जी को वही लेकर आए थे, और नेकचंद जी से इन्होंने उनको कहा आप तो अपना काम करते रहो, आपके घर में तनख्वाह पहुंच जाएगी। एक मैगज़ीन इन्होंने निकाली नवापिंड करके, और बड़ा उनका विज़न था कि जिसको छपवाने के लिए कि तुम इसको छापा करो, तुम इसको एडिट किया करो। अजीत कौर तुम्हारे पास, इनके पास आए और बहुत कोशिशें की, लेकिन जो मंत्री थे बोले 12,000 कॉपी 12,000 गाँवों में पहुंच जाएगी और ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन वो उनकी कभी भी सफल नहीं हो पाई चीज़। तो थोड़े दुखी भी रहे इस चीज़ से। और तो इनको हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। नीला कुम्हार, जिनके ऊपर ये पुस्तक है, हमने देख रहे होंगे कि सरदार जी हैं, 2 नीले लोटे से बने हुए हैं बर्तन। तो ये सरदार गुरचरण सिंह थे, जो कि पॉटरी का काम किया करते थे, भांडे बनाते थे। पंजाबी में भांडे कहते हैं बर्तनों को। तो कहते हैं कि मैं भांडे बनाया करता था।
और कहते हैं कि रब मेरा लंगोटिया यार है, क्योंकि रब का काम भी यही है, ईश्वर का काम भी यही है कि वो जो है वो लोगों को गढ़ता है एक मिट्टी से और दूसरी मिट्टी से मैं भी गढ़ता हूँ। अजीत कौर कहती थी कि वो रब से भी बड़े कुम्हार थे, क्योंकि वो ऐसे कुम्हार थे जो कि कुछ रब के उसमें तो कोई कमी हो जाए, कोई टेढ़ा वेढ़ा हो जाए तो फिर रब के पास फुर्सत ही नहीं है कि उसे ठीक कर सके, लेकिन ये जो हैं ये ठीक भी किया करते थे। तो और इश्क उन्हें दो ही चीज़ों से था, कुदरत से और बर्तनों से। सरदार शोभा सिंह के साथ एक और व्यक्ति थे काबली जी, उनके साथ ये किसी तरह काम करने के लिए पहले तो डॉक्टरी पढ़ने जा रहे थे, फिर पिता ने कहा कि नहीं नहीं मैं लाहौर नहीं भेजूंगा, ये वहाँ पे जाके लड़के ज़रा ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं, तो बेचारों की डॉक्टरी रह गई। उसके बाद इन्होंने कुछ छोटी मोटी चीज़ें की और एक बार वो काबली जी जो पुल बनाने के काम करते थे और दिल्ली में भी उनका काफ़ी योगदान है बनाने में, तो उनके साथ पहुँचे तो वो अपनी भट्टी लेके गए जहाँ पर उन्हें एक कुम्हार मिला जो बना रहा था वहाँ पे। तो उसमें उनका इतना रुचि जागृत हुई कि उन्होंने बर्तन बनाने सीखे और उसके बाद वो नीली नीली टाइलें उन्होंने देखी। अब्दुल्ला करके कारीगर था। फिर वो जापान चले गए, वहाँ के गांव गए अबीको, तो उन्होंने देखा वहाँ तो अलग ही नज़ारा है, सब लोग सिर्फ वो पूरा गांव जो है सिर्फ बर्तन बनाने में ही लगा हुआ है। तो उन्होंने वहाँ नीले रंग की पॉटरी बनानी सीखी। फिर उन्होंने पूछा कि अब ये कहाँ पर मतलब मैं जा सकता हूँ, कहाँ पर ये पॉटरी और अच्छी बनती है। उन्होंने कहा कोरिया में बहुत अच्छी बनती है। तो उसके बाद वो कोरिया जाते हैं और वो ये कहते हैं सरदार जी कि एक अफ्रीका है जो जोड़ जोड़ के आज भी मिट्टी के बर्तन बना रहा है, नहीं तो आप इस संसार के किसी भी कोने में चले जाएं तो चाक के अलावा पॉटरी बनाने का या बर्तन बनाने का और कोई तरीका नहीं है। तो चाक जो है एक, वो बार बार ये कहते हैं कि रब चाक पे बनाता है हमें और मैं चाक पर बनाता हूँ यहाँ पर। तो ये जो व्यक्ति थे इनके साथ दो तीन चीज़ें ये हुई कि पहले यहाँ पर हमारे यहाँ तो ऐसा कोई कलाकारों के लिए, ये बार बार अजीत कौर हर जगह पे कहती हैं कि कलाकारों का कोई सम्मान नहीं होता। अगर और किसी जगह पर ये व्यक्ति होता, जैसे उनके लिए कहती हैं गार्गी जी के लिए कि उन्होंने अपनी कार बेच दी, तो बोले और कोई सरकार होती तो कार को, इतने बड़े राइटर की कार को सजा कर रख देती। तो इनका जो कारखाना था जिसमें लोग सीखने भी आते थे, पॉटरी बनती थी और बड़ी खूबसूरत पॉटरी बना करती थी। तो उसमें ये हुआ कि गवर्नमेंट को ये ज़मीन दे दी जाए और ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर कुछ कुछ खोला जाए। तो ये MS रंधावा वहाँ पहुँचते हैं अजीत कौर के कहने पर, और जब जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो उनके इतने मुरीद हो जाते हैं कि उसके बाद जब देखो उनसे पॉटरी खरीदा करते हैं। फिर एक बार सफदरजंग में जब एयरपोर्ट बन रहा था तो फिर इनका कारखाना दूसरी जगह से हटाया जा रहा था। तो फिर अजीत कौर भागदौड़ करती हैं और कहती हैं कि हम इसको क्यों ना म्यूज़ियम बना दें, हम इसे म्यूज़ियम बना देते हैं तो आपका काम भी चलता रहेगा और आपके रहने के लिए घर भी हो जाएगा। लेकिन उनका बेटा जो है मना कर देता है, कहता है कि नहीं वो हमारे नाम पूरा करना पड़ेगा और ऐसे वैसे, तो वो रह जाता है। फिर ये कहती हैं इनकी एक एसोसिएशन होती है, राइटर्स एसोसिएशन, कि हम वहाँ पे एक कारखाना खुलवा देते हैं, आप 2 कमरों में वहाँ पे रहते रहिएगा, क्योंकि पॉटरी के बिना उनका जीवन ही कुछ नहीं था। तो वो कहते हैं, बेटा फिर बीच में आ जाता है, कहता है कि नहीं नहीं ऐसे कैसे, वो आप हमारे नाम कर दो। तो फिर पता चलता है कि नाम तो कर ही नहीं सकते। तो अजीत कौर को पूरी उम्र इस बात की तकलीफ़ रहती है कि सरदार जी ने, मैं इतनी पुरानी मित्र थी, अपने बेटे के आगे मुझे कुछ भी नहीं समझा और मेरी बात को नहीं सुना, और उसके बाद मोहाली के एक छोटे से घर में वो जाकर रहते हैं, जिससे इन्हें भी बड़ी तकलीफ़ होती है। और नीला कुम्हार जो है 99 साल तक जीकर, लेकिन बाद की उम्र उनकी बड़ी कष्टदायक रही, क्योंकि वो अपने पॉटरी से बिल्कुल अलग हो चुके थे। 99 साल की उम्र में ये नीला कुमार जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, ऊपर पहुँचते हैं ईश्वर के पास। कुलवंत सिंह विर्क, ये क्योंकि सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है इसलिए कुलवंत सिंह विर्क, इनका जब पंजाबी, क्योंकि ये ट्रांसलेटेड किताब है तो उसमें जो इस कुलवंत सिंह विर्क के लिए उन्होंने दिया है निक्की कहानी दा बादशाह, छोटी कहानी का बादशाह। तो कुलवंत सिंह विर्क के लिए वो कहती हैं बिल्कुल डाकू की तरह लगते थे और पता नहीं कैसे इतनी कहानियाँ, इतनी खूबसूरत कहानियाँ लिखा करते थे। तो वो जैसे मंटो को आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो मंटो की 2-2 लाइन की भी कहानी है, 4 लाइन की भी कहानी है। तो ये भी माहिर थे, इंग्लिश में भी लिखा करते थे बहुत ज़्यादा, बाद में कनाडा ही सेटल हो गए थे। माहिर थे छोटी कहानियाँ लिखने के लिए
और वो कहानियाँ ऐसी हैं जैसे एक लाश आई, एक तरफ हिंदू थे एक तरफ मुसलमान थे, और हिंदुस्तान की फ़ौजें जो हैं वो पाकिस्तान की फ़ौजों पे ज़रा भारी पड़ रही थी, तो सबने कहा चलो देख लें कैसा है, कौन है व्यक्ति, तो पता चलता है हिंदू है। तो वो जो हिंदू है जो इतने सहमे हुए थे, अचानक वहाँ पे खुशी की लहर, एक मुर्दा जो है वो इतनी खुशी की लहर दे देता है कि वो कव्वालियाँ गाने लगते हैं उन्माद में। छोटी सी कहानी। फिर ऐसे ही वो एक कहानी जैसे उनकी है कि एक आदमी आता है, चोर है, विभाजन के बाद आता है, बैठा हुआ है, तो उससे कहते हैं भाई तू चोरी कर। उसके साथ वाला कहता है क्या करूं, नई जगह पे मेरा हाथ ही नहीं चलता है। तो ये कहानी है। एक फौजी जो है अपने दोस्त के घर जाता है, माता पिता जो हैं खूब उसका स्वागत करते हैं, खूब हंसना, मतलब उसके सामने खूब बने रहते हैं। जब चलने लगता है तो पता लगता है कि इस बीच में तो उसकी मौत हो गई है और माता पिता के पास खबर आ गई है। तो कहता है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो वो कहते हैं हमने कहा कि तू छुट्टियों में आया, तेरी छुट्टियां ना बर्बाद हो। कहानी ख़त्म। तो इस तरह की कहानियाँ, और इसमें पूरी में उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ उनकी कहानियों के बारे में, शायद उनका औरों के तो इंटरव्यूज़ हैं, चीज़ें हैं, लेकिन इसमें सिर्फ उन्होंने कुछ कहानियों का जिक्र किया है। एक और व्यक्ति हैं देवेंद्र सत्यार्थी, इनको मैं थोड़ा सा जल्दी लेती चल रही हूँ, फिर आगे हम बात करेंगे, क्योंकि पद्मश्री हैं, हिंदी उर्दू पंजाबी में लिखते हैं, और इन्होंने लोकगीत बहुत इकट्ठे किए आदमियों के पास जाके, और ऐसे दाढ़ी वाले जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर मिलते थे या कुछ है, इस तरह से वो रहा करते थे। 50 किताबों से ज़्यादा उन्होंने लिखा, और ऐसे व्यक्ति थे सब बंधनों से मुक्त, मस्त। उनसे पूछा जाता था कि आपका घर कैसे चलता है? नहीं, वो पत्नी सिलाई कर लेती है। तो कहते हैं तो आप क्या? नहीं, मुझे कोई बात नहीं, रॉयल्टी तो नहीं मिलती, लेकिन ठीक है किताबें मेरी छप रही हैं 50। और एक बार एक किताब खरीदने जाते हैं राजकमल पे, तो इनके पास पैसे नहीं होते, तो उससे कहते हैं कि मेरे पास इतने ही पैसे हैं। तो कहता है कि वो जो व्यक्ति बैठे होते हैं, वर्मा करके कोई, कहते हैं कि पंसारी की दुकान समझ रखी है। तो उसके बाद ये डर थोड़ा, कहते हैं कि मैं तो उनके पहले लेखकों में से एक हूँ, तो वो जो है किताब ला के देते हैं उन्हें। तो बोले हम पंसारी नहीं हैं, हम किताब आपको दे रहे हैं। तो इस तरह के थे। लेकिन अब ये व्यक्ति ऐसे थे, कहते थे कि मैं तो जी, वो पूछते हैं कि आपकी खुराफातें, इंटरव्यू लेते हुए कहते हैं मैं तो आशिक बंदा हूँ, बीवी को भी इश्क करता हूँ, दूसरी हर लड़की, हर औरत जो मेरे साथ 2 घड़ी हंस के बोल लेती है मुझे इश्क हो जाता है उससे। तो एक इन्होंने पता नहीं कैसे ही एक कार ले ली थी, कार की जुगाड़ कर ली थी। तो वो एक उनकी प्रेमिका थी जिससे मिलने जाया करते थे। तो ये पूछती है कौन थी? तो कहता है नहीं, उसने वहाँ से नौकरी छोड़ दी थी, ये वो अजीत कौर से। कौन थी? कि कृष्णा सोबती। तो कृष्णा सोबती से मिलने जाते थे। तो बीवी, एक ड्राइवर रखा हुआ था, और ड्राइवर हर बार कहता था, कहते ये कार तो मैंने बेकार ले ली। ड्राइवर कहता था आप तो चला ही नहीं सकते, और वो देखिए कार चलाते हुए मर गया, ये मर गया। तो ड्राइवर के साथ जाते थे। तो एक दिन बीवी ने पूछा भाई ये ड्राइवर कहाँ जाते हैं, आजकल देर से आते हैं? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक घर है वहाँ पे जाते हैं, वो ऐसा घर है कि मुझे चाय तक नहीं पूछते। तो एक दिन वो खुद भी वहाँ पहुँच जाती हैं पत्नी, लेकिन वहाँ पर भगवती चरण वर्मा बैठे होते हैं कृष्णा सोबती के साथ। तो उन्होंने तभी चित्रलेखा पिक्चर भी देखी होती है, तो वो सब तो भूल जाती हैं और भगवती चरण वर्मा के साथ बातें करके लौट आती हैं। और जब उनकी इनकी बेटी की नौकरी की बात आती है, तो कहती हैं वो किस दिन काम आएगी, जाओ उसके पास जाके मेरी बेटी की नौकरी लगवाओ। और ये कहते हैं कि जैसे छोटे से एक एग्जाम्पल दूँ, जब साहित्य के बारे में बात कर रहे होते हैं तो कहते हैं टी.एस. इलियट ने वेस्टलैंड में लिखा ओम शांति शांति, कितना प्यारा लगता है। जिसे समझना होगा अर्थ खुद समझ लेगा। और बिंदो को देखो, वो लिखते हैं ओम पीस पीस पीस, सारी रूह ही गायब कर दी उन्होंने। सही भी है। फिर वो कहते हैं कि अनुवाद कितना भी कर लो, लेकिन कत बीबी कथ लाल मेरा चरखा में कत्ता की ना, कत बीबी कथ लंबा मेरा दुखड़ा दस्सा की ना, 10 बीबी 10। बोले इसका कोई अनुवाद हो सकता है? बोले कोई अनुवाद नहीं हो सकता। और उनके जो कोट हुआ करता था उस पर पता नहीं कितनी चिप्पियाँ लगी रहती थीं। ऐसे साहित्यकार, इस तरह के साहित्यकार वो थे। और सबका अंत होता है, उनकी भी अंत हुआ। फिर एक और व्यक्ति हैं सोहन कादरी। सोहन कादरी हाइकू कविता किया करते थे। इन्होंने चित्रकार थे,
अंतर्ज्योति, अंतरसाती करके इन्होंने किताबें भी लिखी हैं। और इनके चित्रों की खास बात ये थी कि उसमें ना कोई ये आकृति कोई बनाते थे, ना कोई जानवर बनाते थे, ना कोई और बनाते थे, और सिर्फ रंगों से पेंटिंग किया करते थे। मैंने देखी इनके पढ़ते समय, फिर इनको चित्रों को देखा तो बड़े खूबसूरत इनके चित्र हैं। और ये कोपेनहेगन में जाकर बस गए थे। तो एक बार इनके घर आया करते थे, हमेशा एक दो गोरी लड़कियां हुआ करती थीं। यहाँ पे एक परिवार था, उसकी उन्हें कोई मतलब नहीं था, और बड़े गर्व के साथ बताते थे कि मेरे 3 गोरे बच्चे भी हैं वहाँ पर। और कोपेनहेगन में एक बार ये जाती हैं अजीत कौर, तो कहती हैं कि अजीब नज़ारा था। अजीब नज़ारा क्यों था कि चारों तरफ जाल पड़ा हुआ था, जाल में बहुत सारी चिड़िया थी तरह तरह की, और पंछी उड़ रहे थे, बुलबुलें, मैना, चकोर, तोते छत पे पिंजरे लटक रहे थे, दाना पड़ा हुआ था, वो वहाँ खाते थे, जब मर्जी ऊपर बैठ जाते थे, वापस चले आते थे, पानी पड़ा हुआ था। और वो बोलते हैं कि ये मैं सारे जो हैं, ये सारे पंछी जो हैं, मैं अपने गांव से लेकर आता हूँ, अपने देश से लेकर आता हूँ, ताकि पंजाब जो है मुझसे दूर ना हो। और त्राटक भी किया करते थे और सिखाया भी करते थे, कलाकार योगी थे। और बाद में हिप्पियों की बड़ी तारीफ़ किया करते थे और कहते थे कि मैं भी हिप्पी की तरह हूँ। एक ये है। एक और व्यक्ति आता है, हरभजन सिंह, भज्जी बापा जिन्हें कहते हैं। ये अमेरिकन, ये बड़ी अजीब सी कहानी है इनकी कि जैसे ठग होते हैं चार्ल्स शोभराज की तरह, इस तरह का व्यक्ति भज्जी बापा थे, जो कनाडा चले जाते हैं। और कनाडा कैसे चले जाते हैं कि इन्होंने एक बार धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से, अजीत कौर भी साथ गई थी, उनकी बच्चियां भी, और वहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा योगा सीख लिया था। और अचानक कनाडा एम्बेसी में जाकर कहते हैं वहाँ कमिश्नर को कि मैं आपको, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट योगा एंड यू शुड लर्न योगा एंड दिस एंड दैट। और वो इतने प्रभावित हो गए, वो योगा करना शुरू कर देते हैं। वो इतने खूबसूरत थे, हरभजन सिंह इतने खूबसूरत थे कि उनसे लोग, और बात करने का ऐसा ढंग था कि प्रभावित हो जाते थे। कनाडा जाते हैं, 10,000 रुपया इनसे उधार लेकर जाते हैं अजीत कौर से, और उसके बाद पता चलता है कि वो वहाँ पर बहुत बड़े संत हो गए हैं। और इतने बड़े संत हो गए हैं कि उन्होंने सारे अमेरिका पहुँच जाते हैं। अमेरिकन्स को उन्होंने सिख धर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। कह रहे हैं बड़े सुंदर लगा करती थी, गोरी गोरी और जो भी मेल और फीमेल दोनों ही बहुत सुंदर लगा करते थे, और सबको अजीब अजीब नाम देते थे, प्रेम कौर, प्रीत प्यार कौर, परम पवित्र कौर, सबको बताते थे। हिप्पी जो कल्चर उस समय बहुत थी, कि आपको पता है सबसे पहले हिप्पी तो हमारे गुरु नानक हुए हैं। उनके भी लंबे बाल होते थे आपकी तरह, वो घूमा करते थे। उनके साथ एक मर्दाना भी थे, वो आपकी तरह, जैसे आप गिटार बजाते वो रबाब बजाया करते थे। और ये बताते थे कि कुंडलिनी एक शक्ति है जो हमारे अंदर मौजूद होती है, और इसको कैसे जागृत करना है। रीढ़ की हड्डी के नीचे पूरे गुच्छे में कुंडलिनी होती है, और उसके जागृत करने के लिए आपको एक गुरु की बहुत ज़रूरत है। फिर इन्होंने हर्बल टी पूरे उसमें बेचनी शुरू कर दी, 300 सेंटर खोल लिए, और खाना वो देते थे अपने सिख धर्म का खाना, सिख थाली मशहूर हो गई सतनाम थाली के नाम से, वो जगह जगह पर दिया करते थे। और जब वो यहाँ पर एक बार अपने देश में आए अपने बहुत सारे चेले चेलियों के साथ, तो इनकी पत्नी मिलने गई, तो बोले कि भाई, तो बोले एक तरफ एक अफ्रीकन थी, एक तरफ एक अमेरिकन थी, उनके हाथ पैर जो दबा रहे थे, और वो कहते हैं कि तुम मेरे पास, मतलब मेरी वाइब्स ख़राब हो जाती हैं। तो वो बेचारी रोती हुई, इंद्रजीत पत्नी का नाम था, वो बाहर आ जाती है। फिर जहाँ पर ठहरे हुए थे उन्हें भी ठग लेते हैं, और इन्हें पुरस्कार मिलता है वहाँ पर गुरुद्वारे में। उसके बाद फिर दूसरी बार आते हैं, तो फिर ये बेचारी अपने 10,000 रुपयों के लिए अजीत कौर जाती हैं, इनको फ़ोन करती हैं, तो कहते हैं आज रात का खाना तैयार कर, और ये और वो बना, और मैं आ रहा हूँ। रात भर इंतज़ार करती रहती हैं। उसके बाद पता चलता है वो तो एक दिन पहले ही चले गए थे, लेकिन अपनी पत्नी को साथ ले जाते हैं। और पत्नी जब दूसरी बार आती हैं, पत्नी को पैसे वगैरह भेजते हैं, तो पत्नी को जब पहुँच जाती हैं वहाँ, कहती हैं वहाँ के स्पा इतने अच्छे थे, और ऐसे था और वैसे था। तो इस ढंग से वो ज़िंदगी काटते हैं। और बाद में पता चलता है उन पर रेप, ये इसमें नहीं लिखा, उन पर रेप, मैंने देखा कि उन पर रेप के भी कई चार्जेस जो हैं वो लगते हैं। तो जैसे आजकल हम सुनते ही रहते हैं संतों को, उस तरह के वो भी संत थे। एक और बड़ा अच्छा कैरेक्टर इसमें है, जम्मू की हव्वा खातून।
और ये जम्मू की हवा खातून, जिस पे बचपन में कभी मैं भी बड़ी भाग के जाती थी टीवी पर देखने, वो पद्मा सचदेव थी। हाँ, वो कहती है खुलकर हंसने वाली, जैसे गंगोत्री जैसे पवित्र हो, और इतनी सीधी सरल बिल्कुल थी। और उनके पिता जो हैं वो संस्कृत के प्रोफेसर थे और बड़ा नाम था उनका, और मीरपुर में वो भी विभाजन के समय मारे गए थे। एक व्यक्ति ने उन्हें कहा था कि मेरे पास 14-15 लाख हैं, तुम मेरे साथ चलो, और वो अपनी बस छोड़ के उस बस में बैठे, और उसके बाद वहाँ पे उन्हें गोलियाँ लगीं और वो भी मरे, और उसी गोली से उनके पीछे एक तहसीलदार की लड़की बैठी हुई थी, वो भी मर गए। ये कहती हैं उसके बाद मुझे पिताजी अपने दिखे थे। इनकी शादी होती है पहले, बड़ी मुश्किल से इनके दिन कटते हैं। पिता की मृत्यु के बाद माँ सिर्फ 23 बरस की होती हैं, और उनमें 3 ऐब होते हैं कि वो जवान होती हैं, वो खूबसूरत होती हैं और अकेली होती हैं। ये लिखा है कि उनके ये 3 ऐब जो हैं वो उनमें होते हैं, और उनका जीना मुश्किल हो जाता है, वो अपनी फिर मायके की तरफ आ जाती हैं। तो एक दिन पद्मा सचदेव अपने स्कूल से आती हैं, तो वहाँ पर एक घर में माँ नहीं होती, एक रोटी मांगने के लिए एक लंबी ऊंची औरत बैठी होती है, और वो कहती है कि ये जो राजा की मंडियाँ हैं ये तुम्हारी हैं, तुम्हारी हैं? राजा के जो महल दिखाई दे रहे हैं। वो तो चली जाती है, ये उस समय BA कर रही होती हैं। राजा की मंडियाँ करके ये कविता लिखती हैं और राजशाही के विरोध में लिखती हैं, और उससे ये इतनी प्रसिद्ध हो जाती हैं, और उसके बाद तो बहुत कुछ लिखती हैं। बहुत सारे दीवान खाना, जो 15 स्केचेस, कविताएं इनकी बहुत मशहूर होती हैं। डोगरी की पहली डोगरी की लेखिका हैं जिन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है। ये बीमार हो जाती हैं, तो TB हो जाता है इन्हें, और इनको पहुंचाया जाता है एक सैनिटोरियम में, वहाँ पे इनका इलाज चल रहा होता है। और वहाँ पर बैठे बैठे ये कहती हैं, ये मैं थोड़ा सा फिर बताना चाहूँगी। ये अजीत कौर उनसे पूछती हैं कि पहली शादी क्या हुआ था, तो कहती हैं हर मर्द बढ़िया होता है जब तक औरत पर उसका कब्जा ना हो जाए, पति बनकर वह कुछ और ही हो जाता है। पराई बेटियों सरीखी नरम टहनियों को उनके मायके की धरती से उखाड़कर अपनी धरती में लगा लेना तो आसान, पर उनको पानी देकर पालना और उनकी रखवाली करना बहुत सी औरतों ने अभी सीखा नहीं है। तो खैर, बाद में ये जो सिंह बंधु होते हैं उनमें से एक जो हैं उनसे इनकी शादी होती है, और वो शादी बहुत अच्छी रहती है। और ये इनसे ये पूछती हैं कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो वो कहती है कि मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मैं अपने जम्मू के, इनको जंगलों से बड़ा प्यार होता है, एक एक पत्ते को देखूं और एक एक घर में जाके उनकी व्यथाएं सुनूं, एक एक गांव में जाऊं, और हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले। फिर एक और कैरेक्टर है तकिए का पीर। अब तकिए का पीर के मैंने 2 अर्थ निकाले। एक तो पीड़ा, तकिया हमारा पीड़ा को मतलब सबसे करीबी साथी होता है, और अकेला साथी होता है तकिया जब हम दुख में होते हैं। वो बातें जो हम कहीं नहीं कह पाते, वो पीड़ा जो हम कहीं नहीं कह पाते, वो हमारा तकिया जानता है। हमारे आंसू जो कोई नहीं देख पाता, वो हमारा तकिया जानता है। दूसरा, तकिए का पीर, तकिया जो है वो उन जगहों को भी कहा जाता था जहाँ पर ये बड़े बड़े संत ऋषि लोग रहा करते थे, वो भी तकिया कहलाता था। तो जैसे MS रंधावा की मैं बात कर रही थी कि MS रंधावा ने लोगों को बसाने का काम किया जो वहाँ से विभाजन की वजह से आए थे, वैसे ही एक भापा प्रीतम सिंह हैं जो जितने भी लेखक थे पंजाब के उस समय में, और दूसरे लेखक भी, नवयुग करके इनका पब्लिकेशन हाउस था, ये इन सबको छापा करते थे। और जो लोग इनके पास छपते थे उन सबको बड़ा कोई साहित्य अकेडमी, पद्म विभूषण, इस तरह के पुरस्कार मिला करते थे। तो एक बड़ी उस समय की प्रेस्टीजियस प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी। लेकिन ये खुद जो हैं एक समय में संत हो गए थे, और संत होने के बाद ये बताते हैं कि छोटे से संत थे जिनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, तो गुरुद्वारे में साफ़ सफाई करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन हीर गाना उन्होंने नहीं छोड़ा था।
कहते हैं, लोग कहते थे गुरुद्वारे में हीर गाता है, लेकिन हीर वो गाना नहीं छोड़े थे। और जब ये इंटरव्यू लेती हैं तो कहते हैं कि एक प्याजी दुपट्टा ओढ़े एक लड़की आती है और वो आशीर्वाद लेती है, और एक दिन उसके बाद शादी होती है, तो एक दिन रात को आके दरवाज़ा खटकाती है। तो ये एकदम देख के घबराई जाते हैं कि ये क्या है। तो कहते हैं तू कैसे आई है, मतलब वहाँ गाने चल रहे हैं शादी के और वो यहाँ पर आई हुई है। कहती है कुछ नहीं, मैं तो मरूंडे देने आई थी। तो वो मरूंडे शायद उसके बने होते हैं लाई के, मरूंडे देती हैं और जाते हुए कहती है पागल। तो वो पागल जो है और वो प्याजी रंग की चुन्नी इनके साथ पूरी उम्र रहती है। धत पागल ये कह के वो चली जाती है। तो बड़ी खूबसूरत सा वो पूरा है उसका। और वो पूछती है अजीत कौर कि कभी मिली? हाँ मिली, लेकिन वो बचपन की चीज़ें अलग होती हैं और बाद में वो अलग हो जाती हैं। तो इन्होंने बहुत सारे नावल किए और इनके पास जितने उस समय की क्रीम हुआ करती थी वो बैठकर इनके पास महफ़िलें जमती थीं। बाद में इनके पास इतना पैसा भी नहीं रहा, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि, और ये कहती हैं तुम तकिए के पीर हो। कहते हैं लेकिन ये पीर चाय पिलाने वाला है, चिमटा मारने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। और तो आगे मैं आ जाऊँ, आखिरी उस पर आ रही हूँ मैं। आखिरी ये है जो फिर एक बहुत बड़ा संस्मरण है इनका, और नाम है राजा या फ़कीर। अब शुरुआत करती हैं कि मैं बिल्कुल राजनीतिक नहीं हूँ अजीत कौर। यूँ तो 4 अखबार मेरे यहाँ आते हैं और रविवार को 8 अखबार आते हैं, लेकिन मैं राजनीतिक बिल्कुल नहीं हूँ। और वो बात कर रही हैं यहाँ पे विश्वनाथ प्रताप सिंह की। एक लंबा चैप्टर उनके बारे में है। प्यार से लोग उन्हें राजा जी कहा करते थे। और विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में बताती हैं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की जब बात करती हैं, मज़दूरों के पालनहार थे, मज़लूमों के अन्नदाता थे, गरीबों के भले के लिए वो धन दौलत खर्च कर दिया करते थे। तो चित्रकार थे, और चित्रकार थे इसी वजह से इनसे अपर्णा की वजह से, इनकी बेटी की वजह से मुलाकात होती है। और उसके बाद जो इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई होती है, उनको चीफ एडवाइज़र बना दिया जाता है। तो वो कहते हैं कि उन्होंने उनका वो वाला हिस्सा तो लगभग छोड़ दिया है, कुछ समय के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन और बहुत सी बातें कि जैसे एक बार विश्वनाथ प्रताप सिंह को पता लगता है कि गेहूं बाहर से आ रहा है और अपना गेहूं बर्बाद हो रहा है, तो उन्होंने वहाँ पे अनशन कर दिया था। और अनशन कर दिया था, उसके बाद से उनके गुर्दे ख़राब हो गए थे, उस वजह से इनके गुर्दे ख़राब हो गए थे। तो एक बार इनके घर आते हैं तो कहती हैं कि राजा साहब आपके लिए मैंने ये कमरा तय कर दिया है और यहाँ पे बाथरूम है। कि बोले उसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब ऑलवेज़ हमेशा वो मेडिकेशन पर रहते थे। तो उसके बाद बड़े बड़े प्रोग्राम जो पाकिस्तान से बुलाने का, सार्क का प्रोग्राम, वो सब इन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह की वजह से बहुत सारी चीज़ें इनकी होती चली गईं। और इसमें मैं एक घटना यहाँ पर बताना चाहूँगी कि एक बार सार्क का सम्मेलन था पार्लियामेंट पर, तभी KR नारायणन बैठे हुए थे। और ये कहती हैं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को तो कोई मना ही नहीं कर पाता था, कोई भी मुकदमा लड़ना होता था वो सबसे आगे जाके बैठ जाते थे, तो जज की हिम्मत नहीं होती थी। तो पार्लियामेंट पर हमला हो गया है, ये सिक्योरिटी के लोग आकर बताते हैं। तो नारायणन थोड़े हैरान होते हैं, राजा साहब की तरफ देखते हैं, फिर मेरी तरफ देखते हैं, यानी अजीत कौर की तरफ देखते हैं, और कहते हैं जब तक प्राइम मिनिस्टर VP सिंह की इजाज़त नहीं होगी और मैडम अजीत कौर की इजाज़त नहीं होगी, मैं नहीं जाऊंगा। राजा साहब कहते हैं कि पार्लियामेंट यहाँ से काफ़ी दूर है, आप बैठें, कोई बात नहीं। और उसके बाद वो अपनी स्पीच पूरी करते हैं, फिर कहते हैं अवार्ड भी तो देने हैं, अवार्ड भी देके उसके बाद वो पार्लियामेंट की स्पीच के लिए जाते हैं। अब इसका निर्णय आपको करना है, मैं सिर्फ घटना बता रही हूँ व्यक्तित्व का। और उनकी आगे ये भी कहती हैं उनकी बीवी कहानियाँ लिखती थीं। तो हम क्या करते थे कि तीसरे चौथे महीने हम उनकी कहानी रखवा लेते थे। ऐसे ही ये अजीत कौर कह रही हैं, जैसे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रिश्वत दे लिया करते थे कि हम जो है उनकी कहानियाँ रखवा लेते थे। फिर एक और इसमें जिक्र आता है कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स,
शायद आप लोग भी ना जानते हों। डीनोटिफाइड ट्राइब्स यानी कुछ ऐसी ट्राइब्स थी अंग्रेज़ों के ज़माने में जो उनका जब विरोध करती थी तो वो बाड़ा बना के जैसे जानवरों को रखा जाता है ऐसे उन लोगों को रख दिया करते थे और वो नोटिफाइड ट्राइब्स कहलाई जाती थी। और जब भी कोई क्राइम होता था तो इनमें से कुछ लोगों को पकड़कर मार पीट कर इन्होंने किया होगा। और वो जो है एक ऐसी जगह बन गई थी क्योंकि मेल मेंबर्स जो थे वो बाहर जा नहीं सकते थे तो औरतें बैठकर शराब बनाया करती थी और वेश्यावृत्ति का एक बहुत बड़ा अड्डा बन गया था। तो नेहरू जी को नहीं पता था, फिर उन्हें जब किसी ने बताया तो नेहरू जी ने जाकर उस जो बाड़े बने होते थे उनके वो काटे अपने हाथों से और इनको तब डीनोटिफाइड ट्राइब्स कहा जाता था। तो एक इन्होंने लोगों ने बहुत बड़ा सम्मेलन किया जिसमें वो डीनोटिफाइड ट्राइब्स को बुलाया गया, सब नीचे बैठ गए, इतने सारे लोग आए, उसका बड़ा अच्छा जिक्र है। बोले हम सब लोगों ने बैठ के साथ में ही खाना खाया, उनके गाने सुने, उनके डांस देखे और ये सारी चीज़ें। तो राजा साहब के बारे में वो लगातार बात करती हैं। इसी बीच में अटल जी की भी बात आती है और अटल जी के साथ साथ वो राजकुमारी कौल के बारे में भी बात करती हैं और जो उनकी बहुत अच्छी मित्र थी और वो बताती हैं कि वो एक ही घर में उनके अपने पति के साथ रहती थी। और ये बात को बड़ी आसानी के साथ बड़ा ज़रा सा जिक्र करके, शायद हम लोग ज़्यादा जानते हैं, मैं ज़्यादा सुन चुकी हूँ इंटरव्यूज़ और ये सब इस बारे में, तो बड़ी आसानी के साथ उसको निकाल देती हैं। तो ये सारे ये खत एक दिन फिर अंत यही है कि उनके पास ज़िंदगी का सलीका था, राजा नहीं थे या फ़कीर, या आप डिसाइड करिए। सारे मैंने बता दिए हैं यहाँ पे, लेकिन एक बीच में सब लाइन से मैं बोलती चली गई हूँ, लेकिन एक शख्सियत को मैंने छोड़ दिया, वो है बिरहा का सुल्तान यानी शिव कुमार बटालवी। मुझे फिर दुख है कि उनके बारे में फिर इन्होंने बहुत कम लिखा है। जैसे अमृता प्रीतम के बारे में उन्होंने 52 पेज लिखे जिसमें वो खुद ज़्यादा हैं, लेकिन शिव कुमार बटालवी के बारे में और उसमें आप पढ़ें तो वो कहती हैं कि हीरो जैसा दिखता है और बीमार था तो मैं अमृता जी के घर गई तो वहाँ पे बैठा हुआ था तो बीमार था, तो अमृता जी कहती हैं कि दवाई क्यों नहीं लेता, कि मुझे दवाई नहीं लेनी, मरना है। और शिव कुमार बटालवी की एक BBC की हल्की सी क्लिपिंग है, उसको आज आप घर जाकर ज़रूर देखें। तो एक ऐसा व्यक्ति जब गाता था, अच्छा इनसे दोस्ती क्यों होती है, वो कहते हैं आप कहाँ रहती हो, कि मैं अपने खाविंद के घर रहती हूँ, खाना बदोश। तो हंसता है कि 2 खाना बदोश एक साथ नहीं है। जब जिक्र होता है तो उनके पीने की और इसकी ज़्यादा वो जिक्र करते हैं और मुझे ऐसे शर्म आई, वो मेरे साथ साथ चल दिया और ये कर दिया, जबकि अजीत कौर अपने आप में बहुत प्रोग्रेसिव थी। और ये कहते हैं कि जब शिव कुमार बटालवी पढ़ा करते थे, माए नी माए मैं एक शिकरा यार बनाया, चूरी कुट्टा ताओ खादा नहीं हो, असा दिल दा मांस खाया। एक ऐसा मैंने यार बना लिया, चूरी तो खा नहीं पा रहा, दिल का मांस अपने आप को खिलाता हूँ, ऐसा हूँ। तो कहते हैं लोग, उनकी आवाज़ भी इतनी ज़बरदस्त थी, लोग चीखें मारने लगते थे। बहुत सारी चीज़ें हमने इधर तो सुना है, शिव कुमार बटालवी को सुना है, एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है आज दिन चढ़िया मेरे तेरे रंग वर्गा। फिर वो कहते हैं मैनू विदा करो, चमकीला में अभी था, को साहन शगुन पाऊँ सानू, बिरहा तली धरो आँखों में आंसू, हाथों में शगुन लेकर विरहा की देहरी पर मुझे रख दो और मुझे विदा करो, ऐसा लिखते हैं वो। फिर मतलब इतना दर्द उस आदमी, मतलब मैं सोचती हूँ कि ये पंजाब के लोगों में इतना दर्द आता कहाँ से है, कहाँ से इतनी मोहब्बत आती है और कहाँ से इतना दर्द आ जाता है, मैं तो ये नहीं समझ पाती। अगर आप इनका लिटरेचर पढ़ें, बहुत ही पावरफुल लिटरेचर है। लेकिन मुझे ये तकलीफ़ है कि अजीत कौर की कहानी है ना मारो, बड़ी फेमस कहानी है ना मारो, गुलबानो बड़ी फेमस कहानी है। गुलबानो मतलब मैं सोचती हूँ इतनी खूबसूरत ये लिखती हैं कि जब हम फेमिनिज़्म की बात करते हैं आपको कुछ बड़ी बड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं होती। पठानों का एक गांव है, पठानों की औरतें कभी कभी जाया करती हैं मेले में, तो लेकिन एक पठान है जो अपनी गुलबानो बेगम को कहीं नहीं भेजता, उसको आज तक किसी ने नहीं देखा। तो वो दोस्त समझाते हैं अरे भेज दिया करो, ढोर डंगर भी तो जाते हैं ना कभी कभी साथ में। ये एक लाइन पूरे फेमिनिज़्म के ऊपर भारी हो जाती है, जानवर भी तो जाते हैं तो इनको भी भेज दिया करो। और जब गुलबानो मरती है, पति बाई चांस उसको किसी ने देख लिया होता है, गुलबानो छत से गिरती है अपने पति की वजह से, तो पति भाग के जाता है और उसके मुंह पर दुपट्टा उड़ा देता है।
फेमिनिस्ट कहानी इससे ज़्यादा कौन सी होगी? तो ना मारो एक कहानी है जिसमें एक घर में आतंकवादी उस घर के बच्चे को मार देते हैं और फिर एक आतंकवादी वहाँ शरण लेता है। वहाँ जो बहन है वो उसको चुपचाप छुपा के रखती है, करती है, और अल्टीमेटली वो बाहर निकलता है और बाहर से गोलियाँ चलने की आवाज़ आती हैं। तो माँ जैसी गोलियों की आवाज़ सुनती कहती है, हाय हाय ना मारो वे, मेरे जो भी नाम है अजीत या जो भी नाम है उसको ना मारो। ब्यूटीफुल स्टोरी। वो अजीत कौर जब मंडल कमीशन की बात करती हैं तो एक लाइन में लिख के कहती हैं, वो एक लड़का था गोस्वामी करके, कोई पता नहीं मर गया या जिंदा रहा था। अमृता प्रीतम का मैंने बताया ही, राजकुमारी का मैंने कहा, सर शोभा सिंह के बारे में एक लाइन में बात खत्म हो जाती है। राजकुमारी के बारे में बड़े लाइटली कि वो लोग साथ रहते थे, ऐसा था वैसा था, पति भी साथ रहते थे कुछ। तो ये जो लेखन का तरीका है, मतलब मैं इनकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ और मैंने अभी फेसबुक पे डाला था कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ किताबें चखने योग्य होती हैं, सम आर टू बी चूड, कुछ जो हैं नहीं सम डाइजेस्ट करने के लिए, एंड सम आर टू बी च्यूड, कुछ चबाने के लिए होती हैं, बेकन का वो है। तो ये च्यूड होने वाली किताब है, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे, इतना बताया नहीं जा सकता। आप बलवंत गार्गी का वो पढ़ेंगे, आप ये इनको कृष्णा सोबती को पढ़ेंगे, आप खुशवंत सिंह को पढ़ेंगे, तो आपको इतना संसार, इतनी फिलॉसफी पता लगती है कि मैं बता नहीं सकती। साहित्य के बारे में आप इतनी जानकारी रखते हैं। लेकिन ये क्योंकि हर लेखक की कमियां भी होती हैं और जब हम समीक्षा करते हैं हमें कमी भी बतानी चाहिए, तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा। वरना ये जब लिखी है 23 की किताब है, 90 से ऊपर हो चुकी हैं अजीत कौर जी, और हम मान रहे हैं कि और भी शायद हमें उनका ऐसे कुछ जेम्स जो हैं वो हमारे सामने आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।